जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेकिंग क्लासेस। चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे होंगे, मे बी यूपीएससी में, एसएससी में, जेकेपीएससी में या जेकेएसएसबी में, हर एक एग्जाम में फ्रीडम स्ट्रगल में से क्रोनोलॉजी के 2-3 क्वेश्चन तुम्हें दिखते हैं टाइमलाइन के रिलेटेड। पहले सिंपल आते थे, अब क्रोनोलॉजी के लगाने के लिए आते थे, अब मैच द फॉलोइंग टाइप्स में भी आ रहे हैं। तो 2-3 क्वेश्चन तुम ये छोड़ के चल जाते हो पेपर में, बट 2-3 क्वेश्चन बहुत होते हैं तुम्हारी सिलेक्शन करवाने के लिए। इस सेशन के बाद तुम्हारा किसी भी पेपर में टाइमलाइन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बट तुम्हें क्या करना है, जो मैं बताऊंगा वो अपनी साथ पेन डाउन करना है चीज़ें अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो 1857 के रिवॉल्ट से लेकर, जो 1857 का हमारा रिवॉल्ट हुआ, वहाँ से लेकर 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, वहाँ तक की पूरी कहानी की फॉर्म में सारी डेट्स हम अपने दिमाग में फिट कर लेंगे। दूसरी बात, मैंने यहाँ पर कोई पीपीटी नहीं लाई है कि मुझे वहाँ से देख के बताना है। मैं भी कुछ स्पेसिफिक डेट्स ही लिखूंगा और वही स्पेसिफिक डेट्स आपने अपने पेपर के लिए अपनी कॉपी में लिख लेनी है। तो इस लेक्चर को सुनना है, उसके बाद तुम्हें कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। 1857 के रिवॉल्ट में जाने से पहले तुम्हें 1856 में क्या हो रहा था हिंदुस्तान में वो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड क्या बना 1857 के रिवॉल्ट का। तो 1857 के टाइम पे सबसे पहले तो गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी था, ठीक है, डलहौजी। आपने सुना होगा कि डलहौजी ने एक पॉलिसी लाई थी जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उस पॉलिसी के तहत डलहौजी ने काफ़ी जगहें कैप्चर करी थी। कई बार पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि मानो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत कौन कौन सी प्लेसेस जो है वो नेक्स्ट करी, कौन कौन सी प्लेसेस नेक्स्ट है। सतारा सबसे पहले करी 1848 में, फिर संबलपुर करी, फिर बागड़ करी, फिर उदयपुर करी, फिर नागपुर, फिर झांसी और लास्ट में करी अवध। अवध जो है, अवध की एनेक्सेशन जो हुई वो क्या हुई 1856 में। और अवध की एनेक्सेशन, क्योंकि अवध एक ऐसा एरिया था जहाँ से काफ़ी आर्मी में जाते थे उस टाइम पे, ब्रिटिश आर्मी में लोग थे, तो उनके अंदर आक्रोश था टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो एक रीज़न ये भी बना रिवॉल्ट 1857 का, एनेक्सेशन ऑफ अवध इन 1856। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हुई 1856 में। एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, एक एक्ट आया 1856 की बात हो रही है, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट के तहत और भी बहुत सारी चीज़ें थी, बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि पहले क्या होता था, आप मानते थे कि जो इंडियंस है वो, उनमें ये बोला जाता था कि वो समुद्र क्रॉस नहीं करेंगे, बट अब इनको सर्विस के लिए बाहर भेजा जा रहा था, तो ये रिलीजन के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ मानी गई। उसके बाद आ गया कैनिंग। कैनिंग को बनाया गया क्या? गवर्नर जनरल। कैनिंग, इसे नाम ही कैनिंग नहीं था, ये सच में कनिंग पर्सन था, तो इसको बनाया गया, कनिंग बन गया गवर्नर जनरल, ठीक है। जब कनिंग बना गवर्नर जनरल, इसने काफ़ी चीज़ों में चेंजेस लाना शुरू कर दिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक चीज़ जो इसने लाई, इसने एक बेसिकली इसके टाइम पे इनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस हुई। कौन सी राइफल? इनफील्ड राइफल। अब माना जाता था कि ये जो राइफल है ना, इनफील्ड राइफल, इस राइफल में जो चीज़ें हैं जो इसको बनाने के लिए यूज़ की जा रही हैं, राइफल की कवर जो बनाने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे थे। वो माना जाता है वो पिग से या काऊ या इन चीज़ों से उसको बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ से रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो हैं वो आर्मी के लोगों के हर्ट होने शुरू हो गए जो ब्रिटिश आर्मी में सर्व करते थे, ठीक है। तो वहाँ से रिवॉल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत होती है। सबसे पहला इंसिडेंट जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 में तुम याद रखोगे वो हुआ सिपाही म्यूटिनी, ठीक है। सिपाही म्यूटिनी, सिपाही म्यूटिनी क्या थी, ठीक है, पहले समझो सिपाही म्यूटिनी क्या थी। सबसे पहली बात आपको बोले, सिपाही म्यूटनी हुई कब? डेट थी फेब का महीना था, ठीक है, फेब आपने याद रखना है, फेब 1857। तो 1857 में फेब के महीने में क्या होता है, 19 नेटिव इन्फेंट्री में, 19 नेटिव जो इन्फेंट्री थी उसमें क्या होता है, बहरमपुर वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर क्या होता है कि जो आर्मी वाले थे वो मना कर देते हैं कि जो न्यूली इनफील्ड राइफल जो इंट्रोड्यूस हुई है, जिसका मैं बता रहा हूँ, जिसका जो कवर है वो किससे बना होता था, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब इतना तो यहाँ तक चला, इसका इतना इफेक्ट नहीं हुआ, बट उसके बाद आगे जाके मंगल पांडे, ठीक है, मंगल पांडे का नाम आपने याद रखना है। इसके बाद मंगल पांडे ने क्या किया, मंगल पांडे जो थे वो 34th इन्फेंट्री को बिलोंग करते थे। उन्होंने क्या किया, फायर कर दिया सर्जेंट मेजर को, ठीक है, फायरिंग वहाँ पर उस पर कर दी, ठीक है। उसके बाद जाके जो सही बोला जाता है कि रिवॉल्ट बिगन हुआ 1857 का, वो हुआ 10 मई 1857 को, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिगन कहाँ पर हुआ, तो वो बिगन हुआ था मेरठ में। कहाँ पर मेरठ हुआ था? मेरठ में ओपन हुआ था, ठीक है। रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था 1857 का मेरठ में। कब हुआ था? 10 मई 1857 में। और वहाँ से ही सारे जो हैं वो आर्मी वाले और सारे कहाँ पर आए, दिल्ली में। फिर उन्होंने बहादुर शाह जफर को चुना, ठीक है, एज नेता, और बाकी जगहों पे भी रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिगन हुआ है, ठीक है। तो ये 1857 के रिवॉल्ट के लिए देखो, हम टाइमलाइन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और कुछ नहीं, बस टाइमलाइन। तो टाइमलाइन में सबसे इंपॉर्टेंट 1856 में अवध का एनेक्सेशन, ये आपको याद रखना है। रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट आया, कैनिंग बन गया, जो है गवर्नर जनरल बन गया।
गया। उसके बाद सिपाही म्यूटनी हुई फेब के महीने में 1857 में। 19 नेटिव इन्फेंट्री ने मना कर दिया कि हम जो राइफल्स हैं वो यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद मंगल पांडे जो है 34 इन्फेंट्री वाला, उसने अटैक कर दिया किसके ऊपर, मेजर सर्जेंट के ऊपर। मेरठ में 10 मई 1857 की डेट आपने याद रखनी है, जहाँ पर माना जाता है कि रिवॉल्ट ऑफिशियली जो है 1857 का स्टार्ट हुआ, वहीं से वो दिल्ली में आए। ठीक है, ये चीज़ें 1857 के रिवॉल्ट में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपको पता है सारा 1857 का रिवॉल्ट हुआ, ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी बाई रानी थी, टांटिया टोपे और भी बहुत सारे मंगल पांडे, ये सब आपको स्टोरीज पता है। फिर उनको कैसे सप्रेस किया गया, ये सारे फ्रीडम स्ट्रगल में मैंने आपको मैराथन में पढ़ाया हुआ, ठीक है। बट आज हमें टाइम लाइन पर जाना है, ठीक है। फिर 1858 में क्या हुआ, 1858 में गवर्नमेंट आफ्टर दिस रिवॉल्ट एक एक्ट ले आई, दैट इज नोन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये सबको पता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1858 में आया, उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई। जैसे पहले जिसको गवर्नर जनरल बोलते थे, अब उसको वाइस रॉय बोलेंगे। तो पहला वाइस रॉय कौन बना होगा, पहला वाइस रॉय वही जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल था। तो कौन था, कैनिंग था, तो कैनिंग ही बन गया वाइस रॉय, ठीक है। और इस 1858 के में एक्ट में बोला गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अब खत्म हो गई है, ठीक है। एक पोस्ट क्रिएट की जाएगी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में, वही देखेगा इंडिया का, मतलब डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल करते थे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देयर आर 3 टाइम जब यहाँ पर दरबार लगे हैं, ठीक है। मैं तीनों बताऊंगा आपको कब कब दरबार लगे। सबसे पहला जो दरबार लगा था, ठीक है, दैट इज इलाहाबाद दरबार, ठीक है। इलाहाबाद दरबार के बारे में आपने याद रखना है, 1857 के रिवॉल्ट के बाद ये लगा था 1 नवंबर 1858। तो पहला आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इलाहाबाद में दरबार कब लगा था, 1 नवंबर 1858। इस दरबार में कैनिंग जो था, कैनिंग उसने रीड किया था क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन। जो प्रोक्लेमेशन क्वीन विक्टोरिया ने दिया था उसको लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। उसमें ये लिखा था कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अब ट्रांसफ़र हो रही है डायरेक्टली टू ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। तो ये हुआ था इलाहाबाद दरबार में, 1 नवंबर 1858 वॉज द डेट। ये डेट आपने याद रखनी है कि उसमें क्वीन का प्रोक्लेमेशन पढ़ा गया था इलाहाबाद में। वो यही था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अब वो किसके अंडर है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी का वहाँ पर कोई रोल नहीं है। और लॉर्ड कैनिंग जो है वो वाइसरॉय बन गया था, इतना ही तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज क्लियर। फिर आगे जाके तुम कुछ चीज़ें याद कर सकते हो, जैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं बट फिर भी देख सकते हो। 1859 में क्या हुआ, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था उसको विड्रॉ कर दिया गया। जो ये पॉलिसी थी ना डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, इसको क्या कर दिया गया था, इसको विड्रॉ कर दिया गया था, इसको बंद कर दिया गया था। ये किसके टाइम पे आया था, डलहौजी के टाइम में। उसी ने 1848 में जब वो आया था डलहौजी, उसने इसको स्टार्ट किया था। फिर 1861 में आपने सुना होगा, 1861 में आपका इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। अब जो आपकी स्टोरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली जो है ना वो आगे जाके आएगी। कब आएगी, 1885 के बाद, ठीक है, जब हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। बट यहाँ पर 1857 का रिवॉल्ट और ज़्यादातर जो इलाहाबाद में दरबार लगा वहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और सबसे पहला 1863 में एक और चीज़ हुई थी जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहला इंडियन जिसने सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया था वो थे कौन, सत्येंद्रनाथ टैगोर। आप सबको पता है, ये कई बार क्वेश्चन भी आया, सत्येंद्रनाथ टैगोर ये पहले इंडियन थे जिन्होंने जो है इंडियन सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया था, ठीक है। सत्येंद्रनाथ टैगोर, ये नाम आपने याद रखना है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें इसी तरह से चलती गई, नॉट मेजर कुछ ऐसा नहीं हुआ इसके टाइम पे। इसके बाद कुछ इतना इंपॉर्टेंट मेजर जो है हम नहीं मान सकते जो हुआ, बट कुछ चीज़ें यहाँ पर हुई। जब 1876 में क्या होता है, इसके बाद हम इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। 1876 में क्या होता है, वाइस रॉय बनता है लिटन। कौन बनता है, वाइस रॉय बनता है लिटन, ठीक है। लिटन वाज द वाइस रॉय, ठीक है। इसके टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। इसके टाइम पे फेमाइन आ जाता है डेक्कन में। कई बार क्वेश्चन में आता है कि फेमाइन जो है वो डेक्कन में कब आया था, 1876 में। तो डेक्कन फेमाइन में यहाँ पे लिख देता हूँ, डेक्कन फेमाइन। तो डेक्कन में फेमाइन भुखमरी पड़ गई थी, वो कब पड़ी थी, 1876 में। उस टाइम पे वाइस रॉय कौन था, लिटन वन कहते हैं, ठीक है। इसके टाइम में एक और इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ 1877 में। 1877 में क्या हुआ, सेकंड जो हमारा दरबार लगा। तो इस बार कहाँ पर लगा, पिछली बार इलाहाबाद में था, इस बार में दिल्ली दरबार। तो दिल्ली दरबार आपने यहाँ पर याद रखना है कब लगा, 1877 में, ठीक है। इस दिल्ली दरबार जो 1877 में, इसमें क्या था, क्वीन विक्टोरिया जो है, क्वीन विक्टोरिया, उन्होंने प्रोक्लेम किया था कि वो क्या है, इम्प्रेस ऑफ इंडिया। तो क्वीन विक्टोरिया जो है वो इम्प्रेस हैं इंडिया की, वो यहाँ पे प्रोक्लेम किया गया था, ठीक है। तो ये था दिल्ली दरबार ऑफ 1877। तो पहले हमने इलाहाबाद दरबार के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद अब हमने किसके बाद, इलाहाबाद दरबार के बारे में पढ़ा जो 1858 1 नवंबर पे हुआ था। उसमें कैनिंग ने ये पढ़ा था कि क्वीन विक्टोरिया जो हैं वो, उनका प्रोक्लेमेशन ये था कि जो भी इंडियन गवर्नमेंट की पावर्स हैं वो ट्रांसफर होंगी कहाँ पर, ब्रिटिश क्राउन को। अब 1877 वाला जो दिल्ली दरबार है उसमें ये प्रोक्लेम किया गया क्वीन विक्टोरिया जो है वो एम्प्रेस है इंडिया की, आपने याद रखना है, ठीक है।
उसके बाद 1878 में, ठीक है, 1878 में एक एक्ट आता है, दैट इज नोन एज वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। कौन सा एक्ट आता है? वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। इसके तहत जो भी वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में जो न्यूज़पेपर थे उनके ऊपर क्या लगाई गई थी? रोक लगाई। तो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो है वो किसके टाइम पे आया था? लिटन के टाइम पे आया था। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे, ठीक है। कब आया था? 1878 में। इसके बाद 1880 में लिटन जो है वो हट जाता है और वाइसरॉय कौन बन जाता है? रिपन। तो रिपन कब वाइसरॉय बना? रिपन वाइसरॉय बना है कब? 1880 में। ये डेट आपने याद रखनी है, ठीक है। और ये आते साथ सबसे पहला 1882 में एक काम करता है, ये जो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट था इसको रिपील करते हैं। तो कई बार आपने एग्जाम में देखा होगा रिपील ऑफ वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो था वो क्वेश्चन आता है। तो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को रिपील जो है वो किसके टाइम पे किया गया था? लॉर्ड रिपन के टाइम में। जो वाइसरॉय उस टाइम पे था लॉर्ड रिपन, तो उसके टाइम पे किया गया था, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। फिर 1883 इसी के टाइम पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टार्ट होती है इंडिया में। इसको इसीलिए इसको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो इंडिया में कब स्टार्ट हो? देखो इस सेशन की एक खासियत है, ये सेशन जैसे जैसे आगे चलता जाएगा, जैसे 1947 पास आता जाएगा, वैसे वैसे एग्जाम में आने वाली चीज़ें ज़्यादा आती जाएंगी। स्टार्टिंग में टाइमलाइन के कम क्वेश्चन आएंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो इसमें तो ऐसा है नहीं कि बीच में तुम छोड़ के जाओगे, तो ये तुम्हें पूरा अच्छे से कवर करना ही पड़ेगा। और वैसे जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम आधा पढ़ेंगे फिर रिवाइज करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि टाइमलाइन है, हिस्ट्री है, टाइम लगता है, ठीक है। और रिपन के टाइम में एक जो ब्रिटिशर्स का चेहरा सबके सामने आया था वो एक बिल के थ्रू आया था, दैट इज नोन एज इल्बर्ट बिल, ठीक है। इस इल्बर्ट बिल में क्या था? इस इल्बर्ट बिल में ये था, इसमें ये बोला गया कि एक इंडियन जज जो है वो यूरोपियन का मुकदमा भी देख सकता है, बट इसकी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी और इसीलिए ये कभी पास हो नहीं पाया रिपन से, ठीक है। उसने बड़ी कोशिश की, ठीक है। अब 1884 में एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, 1884 में अब रिपन साहब हट गए, अब वाइसरॉय बने डफरिन। कौन वाइसरॉय बने? डफरिन वाइसरॉय बने, ठीक है। आपने सुना होगा डफरिन वाइसरॉय था, उसी के अंडर जो है क्या बनी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो पहले यहाँ तक की कहानी रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे हमने यहाँ तक क्या पढ़ा। हमारी कहानी स्टार्ट हुई 1856 में, अनेक्सेशन ऑफ अवध हुआ, फिर कैनिंग जो है वो बना गवर्नर जनरल, और दूसरे जैसे रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट वगैरह लाया और इनफील्ड जो राइफल है इंट्रोड्यूस करी। उसकी वजह से जो आर्मी वालों में आक्रोश बहुत ज़्यादा था। सबसे पहले सिपाही म्यूटनी होती है फेब 1857 में। कहाँ पर होती है? वेस्ट बंगाल के बहरमपुर में, ठीक है। वेस्ट बंगाल आपने याद रखना है, वेस्ट बंगाल के बहरमपुर में, ठीक है। उसके बाद मंगल पांडे जो है वो सर्जन मेजर को मार देते हैं। फिर 10 मई 1857 में मेरठ में पहली बार जो है रिवॉल्ट ब्रोकआउट किया जाता है और उसके बाद ये दिल्ली तक पहुँचता है, ठीक है। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रिवॉल्ट को सप्रेस करने के बाद गवर्नमेंट लाती है और इलाहाबाद दरबार लगता है 1 नवंबर 1858 में, जिसमें ये बोला जाता है कि सारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी अब कुछ नहीं है, सारी पावर है उसके हाथ में, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन देखेगी। 1859 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को विड्रॉ कर दिया जाता है। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट जैसे आते हैं। 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और ज्वाइन करते हैं, ठीक है। 1876 में वाइसरॉय जो थे कौन थे? लिटन बन जाते हैं। उनके टाइम में ही डेक्कन फेमाइन आया, उनके टाइम पे ही दिल्ली में दरबार लगता है जहाँ पे क्वीन विक्टोरिया को प्रोक्लेम किया जाता है एम्प्रेस ऑफ इंडिया। 1878 में ये वर्नैकुलर प्रेस एक्ट लाते हैं जहाँ पे वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में जो न्यूज़पेपर थे उनको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। बट 1880 में जब रिपन आते हैं और 1882 में वो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को क्या कर देते हैं? रिपील कर देते हैं। 1883 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया में स्टार्ट होते हैं और रिपन को इसलिए बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। इल्बर्ट बिल भी ये लाते हैं, ठीक है। और 1884 में फिर जाके डफरिन बन जाते हैं एज द न्यू वाइसरॉय, ठीक है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है 1885 में, ठीक है। यहाँ से पूरा इतिहास जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। 1885 में क्या होता है? 1885 में हमारे पास जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसके आइडिया को ऐसे ही पहले इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी होती थी, ठीक है। उसके बाद उसके आइडियाज़ और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी, उनको मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का आइडिया जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसको फाइनल शेप कौन देते हैं? A.O. ह्यूम, ठीक है। A.O. ह्यूम देते हैं, ये आप सबको पता है, ठीक है। और इसका पहला सेशन जो है, ये टाइमलाइन आपने याद रखनी है। फर्स्ट सेशन इसका हुआ था, हर साल दिसंबर के महीने में ये सेशन होते थे। पहला सेशन दिसंबर 1885 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सबको पता है, बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, ठीक है, जिसको WC बैनर्जी ने, उमेश चंद्र बैनर्जी ने प्रिसाइड किया था। उसके बाद हर साल इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस होते हैं, ये भी आपकी टाइमलाइंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया 1885 में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुई। उसके बाद कुछ इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हुई, बट एक चीज़ आप याद रखोगे कि 1890 में क्या हुआ? 1890 में कदम्बनी गांगुली, इनका नाम आपने याद रखना है। क्या नाम याद रखना है?
कदम्बिनी गांगुली, ठीक है। कदम्बिनी गांगुली जो थी, इन्होंने पहली वुमेन ग्रेजुएट थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी की जिन्होंने कांग्रेस के सेशन को एड्रेस किया था। ये कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस के सेशन को एड्रेस करने वाली पहली वुमेन कदम्बिनी गांगुली थी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो कब इन्होंने किया था, एड्रेस किया था 1890 में, ठीक है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है, कांग्रेस में 1885 से लेकर जो हमारे 1905 जब पार्टीशन हुई बंगाल की, इस पीरियड के बीच में जो कांग्रेस लीडर्स थे उनको बोलते थे मॉडरेट लीडर, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट वाला काम नहीं करते थे, वो मॉडरेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने अपने पॉइंट जो है वो रखते थे। इसमें कौन आते हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, WC बैनर्जी, ये सारे इसके अंदर, D वाचा, ये सब इसके अंदर आते थे, ठीक है, 1885 से लेकर 1905। बट इस पीरियड में इतना कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुई है, ठीक है, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, जहाँ से तुम्हें लगे कि पेपर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब 1899 में एक चीज़ होती है, जैसे पहले कैनिंग आया था ना, सी वाले सारे ही खतरनाक हैं, पहले कैनिंग आया था ना, उसी तरह 1899 में एक और बंदा जो है जो वाइसरॉय बन जाता है, वो कर्जन, ठीक है। ये कैनिंग से भी ज़्यादा खतरनाक था, ठीक है, और बेकार भी। तो कर्जन बन जाते हैं एज द वाइसरॉय कब, 1899, ठीक है। 1899 में अब इनकी कहानी जो है वो स्टार्ट हो जाती है जब ये बनते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इनके टाइम में 1900 में पहली बार, देखो ये भी याद रखना, इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था समर ओलंपिक्स में, कब, 1900 में। तो 1900 में एक डेट तुम्हारे ऐसे भी जीके के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया की जो पार्टिसिपेशन है, इंडिया की पार्टिसिपेशन हुई थी फॉर द फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था इंडिया ने, कहाँ पर, समर ओलंपिक्स में, ठीक है। समर ओलंपिक्स में उस टाइम के इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। अगर किसी और पेपर में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता तो वहाँ पर तुम इसको कर लेते, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट, जैसे 1857 के रिवॉल्ट से पहले 1856 में क्या हुआ वो इंपॉर्टेंट था, इसीलिए 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल से पहले 1904 में क्या हो रहा था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1904 की अगर हम बात करें, 1904 में काफ़ी सारी चीज़ें हुई, ठीक है। जैसे एक इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आया, कौन सा एक्ट है, ये सब कर्जन के टाइम में हो रहा था, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट। इसमें क्या था, इसमें यह था कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो बनाना शुरू कर दिया गया, ठीक है। इसके साथ साथ 1904 में एक और एक्ट आया, डेट इज नोन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ठीक है। क्या है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। अब सर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में क्या था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो प्रेस थी ना, उनकी फ्रीडम को कर्व किया जा रहा था 1904 में। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारी क्या करने के लिए थी, जो फ्रीडम स्ट्रगल INC, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रीडम स्ट्रगल को प्रमोट करे थे, उनको दबाने की ब्रिटिशर्स की कोशिश थी। बट ये सब तो चल रही थी, उसके साथ क्या हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हो गया, ठीक है। अब 1905 में जो पार्टीशन हुआ उसके बारे में कुछ चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। सबसे पहले एक याद रखनी है, दिसंबर 1903। देखो दिसंबर 1903 में पहली बार जो है डिसीजन जो है पार्टीशन का पब्लिक किया गया, ठीक है। दिस इज़ नॉट, देखो अगर आपको बोले कि गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस कब किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल, गवर्नमेंट ने ऑफिशियली पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनाउंस किया था 19 जुलाई 1905 में। कब किया था, 19 जुलाई 1905 में। बट अगर ऐसे बोले कि पब्लिक में ये बात कब फैलनी शुरू होगी कि पार्टीशन जो है वो होगा, ठीक है, पार्टीशन होगा, ऐसा डिसीजन लिया जा रहा है, वो दिसंबर 1903 थी। बट अगर आपको कोई बोले कि गवर्नमेंट ने कब अनाउंस किया था, गवर्नमेंट ने कब अनाउंस किया था पार्टीशन को, गवर्नमेंट ने कब अनाउंस किया था पार्टीशन को, तो वो डेट थी, वो डेट आपको याद रखनी है, 19 जुलाई 1905। दीज आर द इंपॉर्टेंट डेट्स, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब जब इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम क्या करेंगे, पार्टीशन कर देंगे किसको, बंगाल को, इसकी वजह से, इससे पहले क्या किया, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमारा जो है एक बायकॉट रेजोल्यूशन लाया गया, ठीक है। किसको, एक बायकॉट रेजोल्यूशन जो है वो लाया गया कि हम बायकॉट करेंगे, ठीक है। और यहीं से स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट आपकी स्टार्ट हुई। ये डेट आपने याद 7 अगस्त 1905, ठीक है, कलकत्ता टाउन हॉल में एक बायकॉट रेजोल्यूशन लाया गया। बट इससे कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, तो 16 अक्टूबर 1905 में पार्टीशन कर दी गई। तो पार्टीशन डे वो कौन सा है, 16 अक्टूबर 1905। तो ये आपने याद रखना, ठीक है, दिस इज क्लियर। तो 16 अक्टूबर 1905 जो है उसमें पार्टीशन हो जाती है। कर्जन अपना काम करके निकल गया, क्योंकि 18 नवंबर को अगले ही महीने, ठीक है, 18 नवंबर को कर्जन को उड़ा दिया गया और मिंटो सेकंड को बना दिया गया एज द वाइसरॉय। तो मिंटो सेकंड आ गया नया वाइसरॉय, ठीक है। ये सारा काम कर्जन ने किया और उस टाइम पे वाइसरॉय फिर कौन आ गया, मिंटो आ गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, 1905 के आसपास जो हुआ वो इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया कि कर्जन 1899 में बना एज द वाइसरॉय। पहले गवर्नर जनरल कैनिंग बना था, तो 1857 का रिवॉल्ट हुआ, फिर कर्जन आया तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। तो 1899 में जब कर्जन हुआ उसके बाद 1904 में इसने इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लाया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई जिसमें जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको सप्रेस करने की कोशिश की गई। दिसंबर 1903 की बात है जिसमें ये डिसीजन जो है पार्टीशन का वो पब्लिक होना शुरू हो गया था। बट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया पार्टीशन
पार्टीशन ऑफ बंगाल 19 जुलाई 1905 को, और इसके तहत बाइकआउट रेजोल्यूशन लाया गया 7 अगस्त 1905 में। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये चारों डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल कंफ्यूज कर रहा है कि जैसे अभी एक पेपर में पूछा गया था कि माउंटबेटन प्लान जो है उसको रॉयल असेंट कब मिला। अब आपको चार चीज़ें माउंटबेटन प्लान के बारे में पता होनी चाहिए कि माउंटबेटन प्लान जो है वो कब माउंटबेटन ने रखा, फिर उसको पार्लियामेंट ने कब ब्रिटिश ने पास किया, फिर उसको रॉयल असेंट कब मिला और जब इम्प्लीमेंट कब हुआ। तो इसी तरह से ये भी पूछ सकता है ना कि गवर्नमेंट ने कब अनाउंस किया पार्टीशन ऑफ बंगाल को, फिर बाइकआउट रेजोल्यूशन कब उसके तहत हुआ, फिर पार्टीशन डे कौन सा था, और उसके बाद वाइसरॉय जो है कर्जन को कब हटाया गया। तो ये चार चीज़ें भी आपस में इंटरलिंक है, तो इन्हीं से चार आपकी स्टेटमेंट बन जाएगी। आप देखो भाई, आपको पेपर में इतना ईजी क्वेश्चन थोड़ी बोलेगा कि एक चार में क्रोनोलॉजिकल लगाने के लिए बोल देगा, एक बोलेगा आपका जब पार्टीशन ऑफ बंगाल, दूसरा पॉइंट आपको दे देगा इंडियन इंडिपेंडेंस, तीसरा आपको दे देगा मान लो क्विट इंडिया मूवमेंट। इतने सिंपल थोड़ी देगा आप। अब एक ही इवेंट के अंदर जो 3-4 इवेंट हुए वहां से भी क्वेश्चन पूछा, तो इन चीज़ों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है, देखो आई एम शोइंग यू द रियलिटी। आप पेपर इस तरह से आ रहे हैं एंड वी शुड प्रिपेयर फॉर सच पेपर्स। ठीक है, हमें भी प्रिपेयर होना है ऐसे पेपर्स को निकालने, क्योंकि एट द एंड वी हैव टू टेक जॉब। ठीक है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी तुम्हें समझ आ गई। 1905 में क्या हुआ, मिंटो वाइसरॉय बन गया। जब मिंटो वाइसरॉय बना उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉर्ले था। ठीक है, स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट आ गई। ठीक है, उसके बारे में भी हमने सब चीज़ें पढ़ ली। ठीक है, अब ये थी 1905 की कहानी। अब सर 1906 में क्या होता है। 1906 इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ईयर। 1906 में क्या होता है, 1906 में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है, शिमला डेपुटेशन। ठीक है, शिमला डेपुटेशन में क्या होता है, देखो शिमला डेपुटेशन, यहाँ से क्वेश्चन आता है शिमला डेपुटेशन। ठीक है, शिमला डेपुटेशन में क्या होता है, उस टाइम वाइसरॉय कौन था, मिंटो। अभी बताया मैंने आपको। 1 अक्टूबर 1906 की बात है। कब, 1 अक्टूबर 1906 की बात है। 35 मुस्लिम लीडर्स जिनको लीड कर रहे थे आगा खान थर्ड, ये जाके किसको मिलते हैं, मिंटो को मिलते हैं और बोलते हैं कि मुस्लिम्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट बनना चाहिए। ठीक है, इसी डिमांड को रखना है, और मिंटो इनको कंफर्म भी करता है कि आपको जो है मुस्लिम्स के राइट को प्रोटेक्ट करेंगे। आगे जाके जो 1909 का मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स आएंगे उसमें जो है आपने देखा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम को प्रोवाइड कर दिया गया। बट कहानी उसकी 1906 में शिमला डेपुटेशन जो 1 अक्टूबर को गया था उससे ही स्टार्ट होती है। 35 मुस्लिम लीडर्स लेड बाय आगा खान थर्ड जो है किसको मिले थे, मिंटो को मिले थे फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, अब यही ग्रुप आगे जाके क्या करता है, 30 दिसंबर 1906 की बात है। 30 दिसंबर उसी साल 1906 में 30 दिसंबर में क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं जिसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इसको बनाने वाले जो मेन पर्सनैलिटी थे वो कौन कौन थे, वो थे एक तो नवाब सलीमुल्लाह डाका का, मोहसिन उल मुल्क, वकार उल मुल्क और आगा खान थर्ड। ये 4 बंदे थे जो इस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बनाने वाले मेन में। कौन, नवाब सलीमुल्लाह डाका, मोहसिन उल मुल्क, वकार उल मुल्क और आगा खान थर्ड। इन्होंने 30 दिसंबर 1906 में क्या किया, एक जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग करके सिर्फ मुस्लिम्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, दैट इज नोन एज और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, तो ये आपने याद रखना, 1906 में ये इंपॉर्टेंट चीज़ हुई। ठीक है, और क्या हुआ सर 1906 में, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि जो कांग्रेस का 1906 में सेशन हुआ था उसमें दादा भाई नौरोजी जो थे, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ये भी 1906 में हुआ। उन्होंने कहा था उन्होंने बेसिकली डिक्लेयर किया था कि हमारा जो गोल है वो स्वराज है। ठीक है, स्वराज, इंडिपेंडेंस जो है हमारा गोल है। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने कहा था। ये सारी 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए 1906 में। सबसे पहले एक शिमला डेपुटेशन गया था 1 अक्टूबर, उसके बाद 30 दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी और दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को डिक्लेयर किया था कि हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का गोल है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये थी 1906 की बात। अब चलते हैं 1907 में। 1907 में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुई है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, दैट इज नोन एज सूरत स्प्लिट। क्या हुआ था 1907 में, 1907 में हमारा सूरत स्प्लिट हुआ था। सर व्हाट इज सूरत स्प्लिट, जो 1907 का जो मैंने आपको बताया ना, हर साल क्या होता था, हर साल जो है वो कांग्रेस के सेशन होते थे दिसंबर के महीने में। अब यहाँ पर दो ग्रुप्स बन गए थे कांग्रेस में। एक बन गया था मॉडरेट वाला ग्रुप, जो इतना मैंने आपको बताया जो बड़े आराम से प्यार से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रखते थे अपनी जो शिकायतें थी, और एक था एक्सट्रीमिस्ट जो बोलते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट प्यार के लायक नहीं है, इनको दूसरी तरह से सिखाना चाहिए। तो उनके बीच में स्प्लिट बहुत बढ़ गई, और वो वहाँ पर जाके जो स्प्लिट जो फाइनल हुई दैट इज 1907 का सूरत में जाके स्प्लिट हो गया। मॉडरेट अलग हो गए, एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए। इस सूरत स्प्लिट में जो कांग्रेस का सेशन होता है, इसको प्रिसाइड कौन कर रहे थे, रास बिहारी घोष। तो ये भी आप याद कर सकते हो। देखो यहाँ पर इस सेशन में, देखो मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, इस सेशन में हम जो डील कर रहे हैं वो किस में डील कर रहे हैं, वो हम डील कर रहे हैं अबाउट द टाइमलाइन। वी आर नॉट प्रिपेयरिंग द ऑल फ्रीडम स्ट्रगल। उसमें क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ मैराथन सेशन।
उस मैराथन सेशन में चीज़ें टाइमलाइन नहीं थी, बट इंपॉर्टेंट सभी चीज़ें मैंने वहाँ पे कवर करी हैं। वो 2 घंटे का मैराथन सेशन इसी यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है। आप लिखोगे फ्रीडम स्ट्रगल मैराथन अवेकनिंग क्लासेस एंड सेकंड दिस टाइमलाइन वाला सेशन, इन दोनों सेशन के कम्बिनेशन के बाद तुम्हें कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम आराम से पेपर में क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो उस सेशन को भी आप साथ में इसके साथ जो है यूज़ कर सकते हो। 1907 में हम पहुंच गए। 1907 में क्या हुआ, 1907 में हमारे पास सूरज स्प्लिट हुआ। 1907 में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई, एनी बेसेंट जो थी, एनी बेसेंट वो बनी थी। ये भी पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया था, प्रेसिडेंट ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो प्रेसिडेंट बनी थी किसकी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है। क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला 1916 में किसका, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी का, ठीक है। तो वो हम आगे जाके देखेंगे। और क्या हुआ सर, और क्या इंपॉर्टेंट हुआ 1907 के बाद। देखो 1907 के बाद जब ये हुआ था ना बंगाल का पार्टीशन, उसके बाद जब फ्रीडम मूवमेंट में थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट वाला एंगल आ गया था। उसमें क्या हुआ था, जैसे 1908 में हमारे पास क्या होता है, 1908 में क्या होता है कि प्रफुल्ला चक्की और खुदीराम बोस क्या करते हैं, एक बॉम्ब गिरा देते हैं कैरेज में, ठीक है। मतलब एक रेलगाड़ी में बॉम्ब फेंक देते हैं। उनको लगता है कि इसमें वाइट एक जज था, किंग्सफोर्ड वो होगा, ठीक है, मुजफ्फरपुर में, बट ऐसा नहीं होता वहाँ पे। लकीली वहाँ पर 2 वुमेन होती हैं, तो वो उनकी डेथ हो जाती है। तो ये जो है 1980 ये इंसिडेंट कब हुआ था, 1908 में। इस इंसिडेंट को क्या बोलते हैं, मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी। क्या बोलते हैं इसको, मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी। 1908 की डेट याद कर लेना। ये कब हुआ था, 1908 में, ठीक है। 1908 में मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी में लिख देता हूँ ताकि तुम्हें कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। इसमें कौन थे, खुदीराम बोस का और प्रफुल्ला चक्की जो है, इनका नाम आपने याद रखना है। वो ब्रिटिश जज समझ के वहाँ पे बॉम्ब गिराते हैं, बट एक्चुअली वो वहाँ पर होते नहीं। तो उसकी वजह से क्या होता है, 2 वुमेन्स की डेथ हो जाती है, ठीक है। अब हम चलते हैं 1909 में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई। एक आपको मैंने बताया था मॉडले मिंटो रिफॉर्म आए। जो ये मिंटो को मिले थे ना, बेसिकली मुस्लिम जो है मिंटो को मिले थे, मुस्लिम लीडर्स को मिले थे। इनको बेसिकली वहाँ पर बोला गया था कि आगे जाके तुम्हें सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेंगे। तो सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 के एक्ट में इनको मिल गए थे, ठीक है, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 बोला जाता है या मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। ये कब आए थे, 1909 में, ठीक है। और यहाँ पर इसमें बोला गया था कि वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपैंड करेंगे, तो वहाँ पर इंडियन भी आएंगे। तो एसपी सिन्हा जो हैं, एसपी सिन्हा वो पहले जो हैं पर्सन बने थे वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, ठीक है, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। और ये लॉ मेंबर बने थे वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज लॉ मेंबर, ठीक है। तो लॉ मेंबर ये बने थे, ये भी आपने याद रखिए। कब की बात है, ये 1909 की बात है, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहाँ पर तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जाके मिंटो साहब हट जाते हैं। 1910 में मिंटो के हटने के बाद कौन आ जाता है, वाइसरॉय हार्डिंगे। कौन आ जाता है, वाइसरॉय एज हार्डिंगे जो है वो ज्वाइन करते हैं एज द वाइसरॉय, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास कौन सा, 1911 का साल। 1911 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1911 में क्या हुआ, सबसे पहले 1911 में हमारा तीसरा दरबार लगा, ठीक है। ये दरबार कहाँ पर लगा, दिल्ली दरबार, ठीक है। कहाँ पर लगा, दिल्ली पे वापस दरबार लगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दिल्ली दरबार कब लगा था, 12 दिसंबर की बात है। 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार लगता है। इसमें कौन आते हैं, किंग जॉर्ज वी, ठीक है। किंग जॉर्ज वी जो हैं, बेसिकली किंग जॉर्ज वी जो हैं वो राजा बने थे, ठीक है, ब्रिटेन के। तो इसीलिए इनका जो कॉरोनेशन है उसको सेलिब्रेट किया गया इस दिल्ली दरबार में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसी दरबार में जो ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल जो है वो ट्रांसफ़र हुई थी। पहले ये कलकत्ता में होती थी ना, ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल जो थी वो पहले कलकत्ता थी, उसको ट्रांसफ़र करके दिल्ली बनाया गया। कई बार पेपर में क्वेश्चन आया। तो कब हुआ था, जो दिल्ली दरबार हुआ था 1911 का। एग्जैक्ट डेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होती। एग्जैक्ट डेट पता कहाँ के बाद इंपॉर्टेंट है, जब आपकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आ गई, फिर एग्जैक्ट डेट इंपॉर्टेंट। यहाँ के ईयर भी अगर आप याद करोगे तो वो आपको जो है क्लियर होता है। और इसमें क्या हुआ था, जो पार्टीशन हुई थी ना बंगाल की, उसको नलीफाई कर दिया गया था। बंगाल को अब जो है वो पार्टीशन नहीं की जाएगी। तो बंगाल की पार्टीशन को नलीफाई भी इसी में किया गया था, ठीक है। कैपिटल ट्रांसफर हुई थी। और 1911 में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी। 1911 में जो हमारा नेशनल एंथम है, ठीक है, वो हमारे भारत का फ्री इंडिया का नेशनल एंथम बना गया। ये बोला गया था, इसको अडॉप्ट किया गया था जन गण मन को, ठीक है। जन गण मन जो हमारा फ्री इंडिया का नेशनल जो है एंथम है, 1911 की डेट है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। दिस इज़ क्लियर। अब 1912 में क्या होता है सर, 1912 में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। क्या बोलते हैं उसको, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी केस। अब दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में क्या होता है, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में क्या हुआ है, राज बिहारी बोस और सचिन सामग्याल ने क्या किया था, बॉम्ब अटैक किया था। किस पे, वाइसरॉय हार्डिंगे पे, चांदनी चौक पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेसिकली दिल्ली कॉन्स्पिरेसी। तो थोड़ा इसके बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये कब हुई थी, 1912 में, ठीक है।
अब सर 1913 में क्या हुआ था? 1913 में सबसे पहले 13 देखेंगे, ठीक है। 1913 में क्या होता है? देखो 1913 की अगर मैं बात करूं, 1913 में गदर पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्यों? इसके साथ एक चीज़ लिंक है जो हमें पढ़ने। गदर पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। गदर पार्टी की फॉर्मेशन किसने कही थी? लाला जो हरदयाल हैं उन्होंने, और बाबा सोहन सिंह जो बकना है उन्होंने मिलकर जो है पंडित कांशीराम के साथ मिलकर इसकी गदर पार्टी की थी। क्या की थी? फाउंडेशन रखी थी। कहाँ पर की थी? सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को। कहाँ पर? यूएसए में इसकी फॉर्मेशन हुई थी गदर पार्टी। तो ये कई बार मैच द फॉलोइंग में आता है। गदर पार्टी कब बनी थी? 1913 में। इसके बाद 1914 में इसी गदर पार्टी के साथ मिलता जुलता एक इंसिडेंट हुआ था, कोमागाटा मारू इंसिडेंट, ठीक है। कोमागाटा मारू इंसिडेंट, ठीक है। कोमागाटा मारू बेसिकली एक शिप थी, ठीक है, जो बेसिकली इंडियंस को लेकर, कुछ इंडियंस भी थे उसमें, कनाडा, बट कैनेडियन अथॉरिटी ने उसको वापस भेज दिया था ब्रिटिशर्स के कहने पे। इसको बोलते हैं कोमागाटा मारू इंसिडेंट। ये कब हुआ था? 1914 में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1914 में कोमागाटा मारू इंसिडेंट हुआ था। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद कर लेना, ठीक है। 1915 में क्या हुआ? 1915 में सबसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट फॉर योर एग्जाम, 1915 में गांधी जी इंडिया में आए थे वापस फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो वो डेट क्या थी? 9 जैन 1915, ठीक है। तो गांधी जी इज रिटर्न, गांधी जी इज रिटर्न, तो ये आपने याद रखना है, ठीक। गांधी जी इज रिटर्न। तो गांधी जी कब आए थे? गांधी जी आए थे 9 जैन 1915 को वापस आए थे, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो यहाँ तक रिवाइज कर लें, पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल से यहाँ तक रिवाइज कर लेते हैं। 1905 से 1915। अब देखो यार, अब इंपॉर्टेंट है, पीछे वाला कम इंपॉर्टेंट था, अब हर 10 साल आपके लिए इंपॉर्टेंट होते जाएंगे। और देखो हमने अभी तक 1857 से लेकर हमने 1905 तक की पूरी हिस्ट्री जो है वो कवर करी। 1915 तक हमने बेसिकली कवर किया, बट 1905 से 15 को हम वापस रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। तो मैंने आपको यहाँ से कहानी शुरू हुई जब कर्जन बना एज द वाइसरॉय 1899 में। इसके टाइम पे क्या हुआ? सबसे पहले जो है 1904 में इसने इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वगैरह लगाए। उसके बाद 1903 में बातें पब्लिक में आने लगी थी कि पार्टीशन बंगाल की होगी, बट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था पार्टीशन को 19 जुलाई 1905 में। फिर बाइकआउट रेजोल्यूशन आया 7 अगस्त 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 में पार्टीशन कर दी गई। 18 नवंबर को मिंटो बन गए वाइसरॉय, ठीक है। 1906 में मुस्लिम लीडर 35 मुस्लिम लीडर जो है वो शिमला डेपुटेशन जो है मिंटो को मिलते हैं और सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए हो, उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो, इसके लिए बोलते हैं। 30 दिसंबर 1906 में यही ग्रुप नवाब सलीमुल्लाह डाका के साथ मिलकर मोहसिन उल मुल्क वकार जो मिल क्या करते हैं? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाते हैं। फिर दादा भाई नौरोजी स्वराज की बात भी 1906 के कांग्रेस सेशन में करते हैं। फिर 1907 में सूरज स्प्लिट हो जाता है, राज बिहारी घोष जो है प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे। एनी बेसेंट जो है वो जो है प्रेसिडेंट बनती है थियोसॉफिकल सोसाइटी की। 1908 में मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी होती है, खुदाराम और प्रफुल्ला चक्की जो है उसके ऊपर, जज के ऊपर फेंकते हैं क्या? बम, ठीक है। 1909 में मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स आते हैं। एसपी सिन्हा को बेसिकली वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का लॉ मेंबर बनाया जाए। 1910 में हार्डिंगे बन जाते हैं वाइसरॉय। 1911 में दिल्ली दरबार, थर्ड दरबार दिल्ली दरबार 1911 में लगता है। किंग जॉर्ज वी जो है उनकी कोरोनेशन को सेलिब्रेट किया जाता है। कैपिटल जो है शिफ्ट की जाती है कलकत्ता से दिल्ली, और बंगाल की जो पार्टीशन थी उसको नलीफाई किया जाता है। और जनगण मन जो है वो भी 1911 की बात है। 1912 में दिल्ली कॉन्स्पिरेसी होती है, जो उस टाइम पे वाइसरॉय थे हार्डिंगे, उनके ऊपर जो है बम गिराते हैं बेसिकली राज बिहारी बोस और सचिन सामवेल। 1913 में गदर पार्टी बनती है। 1914 में कोमागाटा मारू इंसिडेंट। 1915 9 जैन 1915 में गांधी जी का रिटर्न हो जाता है भारत में, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो 1905 से 1915 वाली इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने सारी कवर कर ली, ठीक है। अब हार्डिंगे को भी काफ़ी साल हो गए थे, अब हार्डिंगे साहब वापस हट जाते हैं। अब 1916 की बात है। 1916 में वाइसरॉय कौन बन जाते हैं? कैम्सवॉर्ड, ठीक है। कैम्सवॉर्ड देखो कौन से वाइसरॉय के टेनवर में, कौन से वाइसरॉय के टेनवर में क्या हुआ था, ये भी ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ उस फ्रीडम स्ट्रगल बाय मैराथन सेशन में, तो वो भी देख लेना। यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, बट टाइम लाइन यहीं से कवर हो जाएगी। टाइम लाइन के लिए कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, बट बाकी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो उस फ्रीडम स्ट्रगल मैराथन प्लस दिस सेशन मतलब अल्टीमेट सोल्यूशन है, ठीक है। किसी भी, फिर तो तुम यूपीएससी के प्रीलिम्स में बैठ जाओ चाहे, ठीक है। तो 1916 में कैम्सवॉर्ड बन गए क्या? वाइसरॉय, ठीक है, बन गए। इनके टाइम पे बेसिकली 1916 में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई वो हम सबसे पहले कवर करते हैं। देखो सबसे पहले 1916 में तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक जो थे, वो होम रूल लीग जो है वो स्टार्ट करते हैं। वो क्या करते हैं? होम रूल लीग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इनकी डेट भी इंपॉर्टेंट है। तो होम रूल लीग जो है वो बनाते हैं, ठीक है। होम रूल लीग जो है वो कब बनती है? अप्रैल के महीने में। तो अप्रैल मंथ आपने याद रखना है 1916 में, ठीक है। इसकी पहली मीटिंग जो है बेलगांव में होती है। कहाँ पर होती है? पहली मीटिंग जो है बेलगांव में होती है, बट इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पुणे में, ठीक है।
जिसी तरह ये जो है होम रूल लीग बनाते हैं, जिन एरियाज़ में तिलक काम नहीं करेंगे उन एरियाज़ में होम रूल मूवमेंट कौन चलाएंगे, एनी बेसेंट। तो ये बनाती हैं ऑल इंडिया होम रूल लीग। क्या बनाती हैं, ऑल इंडिया होम रूल लीग। तो ये बनती है सितंबर 1916 में। तो पहले तिलक की बनी, उसके बाद जो है बाल गंगाधर तिलक जी की बनी, फिर उसके बाद एनी बेसेंट जी की बनी, ठीक है। 1916 सितंबर में ये बनाते हैं मद्रास में, ठीक है। मद्रास जो है इसका हेडक्वार्टर होता है, ये पॉइंट भी आपने याद रखना, दिस इज़ क्लियर। अब इसी साल क्या होता है, 1916 में इंपॉर्टेंट होता है लखनऊ पैक्ट साइन होता है, ठीक है। लखनऊ पैक्ट किसके बीच में साइन है, ध्यान से सुनना। लखनऊ पैक्ट मतलब कांग्रेस का सेशन हो रहा होता है ना, AC मजूमदार इस कांग्रेस सेशन को प्रिसाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। अंबिका चंद मजूमदार जिनका पूरा नाम है, ये प्रिसाइड कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में एक पैक्ट साइन करते हैं जिसको बोलते हैं लखनऊ पैक्ट। इस पैक्ट में क्या बोला जाता है, इस पैक्ट में ये बोला जाता है कि जो मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए हैं उनको कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेगी, मान लेगी, और मुस्लिम लीग वाले जो बंदे हैं वो कांग्रेस की हेल्प करेंगे इंडिया को फ्रीडम दिलवाने में, ठीक है। तो ये बेसिकली पैक्ट था लखनऊ पैक्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसी में जो है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो आपस में पहले अलग हुए थे वो भी इकट्ठे हो जाते हैं, कहाँ पर, 1916 के लखनऊ पैक्ट में। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, ठीक है। मीनवाइल 1916 तक की कहानी में समझ आ गई। मीनवाइल 1917 और 18 में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैं आपको याद रखूँगा, तब तक गांधी जी जो है वो निकल पड़े थे देश में, ठीक है, कुछ ना कुछ वो कर रहे थे। अभी उन्होंने कांग्रेस को फुल्ली ज्वाइन नहीं किया था, बट उसको ज्वाइन करने से पहले कुछ उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ें करी। केक से आपने याद रखें, 3 चीज़ें गांधी जी ने इंपॉर्टेंट करी। एक तो चंपारण में सत्याग्रह करवाया, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। दूसरा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी, फिर खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। ये 3 चीज़ें याद रखना। इस चंपारण सत्याग्रह को बोलते हैं फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक को बोलते हैं गांधी जी की पहली हंगर स्ट्राइक। और जो खेड़ा सत्याग्रह है इसको बोलते हैं फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो 1920 में आया था, बट उससे पहले खेड़ा सत्याग्रह वाला था फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी जी इन इंडिया, ठीक है। इनकी डेट आपको पता होनी चाहिए। जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो अप्रैल 1917 में हुआ था, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी वो फेब और मार्च के महीने में, मार्च लिख देता हूँ, मार्च 1918, फेब मार्च 1918 में ये मतलब स्ट्राइक चली थी, हंगर स्ट्राइक, ठीक है। और इसी मार्च 1918 की बात है, हमारा क्या था, खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ था। बट पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में खेड़ा सत्याग्रह, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। और क्या हुआ 1917 में, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया, मैं तीनों चीज़ें बता दी आपको। फिर हम 1916 के बाद 1917 में आए थे, हमने देखा 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। और क्या हुआ 1917 में, ठीक है, आपने ये याद रखना है। देखो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 1917 में एक था अगस्त डिक्लेरेशन। आपको कई बार पेपर में आया अगस्त डिक्लेरेशन, ठीक है। अगस्त डिक्लेरेशन, पहली बात एक डेट याद रखनी है, 20 अगस्त, इसलिए इसको बोल जाता है अगस्त डिक्लेरेशन। 20 अगस्त में क्या होता है, जो ब्रिटिश का पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ कॉमन है, उसमें मोंटेगू थे, ठीक है, मोंटेगू थे उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो बैठता था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में, जो इंडिया का देखता था। तो वहाँ पर वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि हम क्या करेंगे, इंडियंस की पार्टिसिपेशन जो है एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ाएंगे, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं। इसको बोलते हैं अगस्त डिक्लेरेशन। इसको मोंटेगू डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, मोंटेगू स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो ये याद कर लेना। ये कब आई थी, 20 अगस्त 1917, मतलब 1917 ईयर आपको याद होना चाहिए, ठीक है, फॉर योर एग्जाम। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया 1918 में क्या हुआ। 1918 में हमारे पास खेड़ा सत्याग्रह हुआ, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है, वो हम पहले देख लेते हैं। फिर इसके बीच में 1918 में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी है, वो भी खत्म हो गई थी, ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुई वो हुई 1919 में, ठीक है। 1919 में हमारे पास एक एक्ट आया, ठीक है, एक एक्ट आया जिसका नाम क्या था, रॉयलाट एक्ट, ठीक है। क्या एक्ट का नाम था, रॉयलाट, जिसको अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट बोलते थे। वो 1919 में आया, ठीक है। तो ये 1919 के मार्च के महीने 18 मार्च को ये पास हुआ था, रॉयलाट एक्ट, ठीक है। इसके तहत क्या था कि अगर ब्रिटिशर्स को लगे कोई मतलब उनके खिलाफ इनसेंसिटिव बात करे तो उसको बिना उसके ट्रायल के अरेस्ट करके उसको इम्प्रिजन कर सकते थे। ये लिखा गया था किसमें, इस रॉयलाट एक्ट में। इसके रॉयलाट एक्ट के अगेंस्ट नेशनल वाइड जो है प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। 6 अप्रैल को तो गांधी जी ने, 6 अप्रैल को महात्मा गांधी जी ने लॉन्च कर दिया था रॉयलाट सत्याग्रह, ठीक है। तो रॉयलाट सत्याग्रह, देखो पहले तो एक्ट आएगा ना, पहले एक्ट आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले सबसे पहले 18 मार्च को एक्ट पास हुआ, रॉयलाट एक्ट, जिसका नाम था अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। फिर 6 अप्रैल को रॉयलाट सत्याग्रह स्टार्ट हो गया, महात्मा गांधी जी ने लॉन्च कर दिया, नेशनल वाइड जो है रॉयलाट सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बट इस एक्ट के तहत 9 अप्रैल को, ध्यान से सुनना, अब स्टोरी इंपॉर्टेंट है, 9 अप्रैल को इस एक्ट के तहत 2 जो है फ्रीडम फाइटर्स को अरेस्ट कर दिया था, एक सैफुद्दीन किचलू और एक डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता। इनके अरेस्ट पे बेसिकली
बेसिकली क्या होता है, 13 अप्रैल 1919 को इनके अरेस्ट पे जो है जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे होते हैं और जनरल डायर वहाँ पर गोलियां बरसा देते हैं, जिसको बोलते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर। तो ये आप कुछ टाइमलाइन जो है आपको इंपॉर्टेंट जो मिलती जुलती है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जब ये जलियांवाला बाग मैसेकर हो जाता है, इसमें एक इंक्वायरी बैठती है जिसको बोलते हैं हंटर कमीशन। क्या बोलते हैं? हंटर कमीशन। इसका दूसरा नाम था डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, ठीक है। और बेसिकली जो है ये कमेटी बनती है, कब बनती है? 1919 अक्टूबर के महीने में, 1919 अक्टूबर 14 को ये कमेटी बनती है, जिसका काम था जलियांवाला बाग मैसेकर पे जो हुआ उसको क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक है। तो ये आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो देखो ये 4-5 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है 1915 के बाद वो रिवाइज करते हैं। सबसे पहले 1916 में कैन्सफोर्ड बन गया वाइसरॉय। उसके बाद तिलक जो है उन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग स्टार्ट करी अप्रैल 1916 में। एनी बेसेंट ने ऑल इंडिया होम रूल लीग स्टार्ट की सितंबर 1916 में। लखनऊ पैक्ट जो है वो साइन हो गया 1916 के महीने में, दिसंबर के महीने में। फिर चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह की डेट्स मैंने आपको बताई। 1917 में अगस्त डिक्लेरेशन मॉन्टेगू ने एक स्टेटमेंट पास की कि अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने की बात है। 1919 में सबसे पहले रोलाट एक्ट आया 18 मार्च को, ये पास हुआ। 6 अप्रैल को उसके अगेंस्ट सत्याग्रह अनाउंस हुआ। 9 अप्रैल को बेसिकली डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू का अरेस्ट हुआ और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, ठीक है। और इसके लिए हंटर कमीशन बनाई गई। तो ये सारी टाइम देखो, पहले तो रोलाट एक्ट आया होगा, फिर सत्यपाल किचलू को अरेस्ट किया गया होगा, फिर उसके तहत जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हंटर कमीशन और इंक्वायरी कमेटी बनाई होगी। ऐसे याद करोगे ना टाइमलाइन में चीज़ों को समझते हो कि हो भी क्या रहा है वो भी तो पता होना चाहिए। ऐसे में डेट्स लिख के चला जाऊँ तो तुम्हें पता ही ना हो क्या हो, ठीक है। उसके बाद एक इशू अराइज होता है खिलाफत, ठीक है। मतलब खलीफा की पावर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हिंदुस्तान में एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। तो खिलाफत मूवमेंट की यहाँ पर स्टार्ट होती है। तो बेसिकली सबसे पहले मार्च 1919 की बात है। मार्च 1919, ध्यान सुनना, मार्च 1919 में एक बेसिकली कमेटी बनती है जिसका नाम था ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। कहाँ पर बनती है? बॉम्बे में। तो क्या बनती है? एक ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, ठीक है। ये कहाँ पर बनती है? बॉम्बे में बनती है, ठीक है। इसका क्या है कि बेसिकली ये ब्रिटिशर्स पर प्रेशर डाल देते टर्की में जो कैलिफेट है उसकी पावर को रिस्टोर किया जाए, ठीक है। तो इसके तहत जो ध्यान से सुना, इसके तहत एक 17 अक्टूबर, ये डेट याद रखना, 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत डे के रूप में भी मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया गया? खिलाफत डे के रूप में मनाया गया। फिर 27 नवंबर, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, 27 नवंबर 1919 में एक ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस होती है। कॉन्फ्रेंस जस्ट लाइक मीटिंग होती है। कहाँ पर होती है? न्यू दिल्ली में। और यहाँ पर बेसिकली गांधी जी इस मीटिंग को एड्रेस करते हैं, ठीक है। उसको प्रिसाइड करने वाले उन्हीं को बनाया जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर कांग्रेस और जो खिलाफत कमेटी थी उनके बीच में जो ज्वाइनिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, ताकि जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत दोनों इकट्ठे चले और ब्रिटिशर्स पर ज़्यादा प्रेशर बने, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें जैसे ये खिलाफत वाला इशू चल रहा होता है, मीनवाइल क्या होता है? बाल गंगाधर तिलक जी की डेथ हो जाती है। तो बाल गंगाधर तिलक जी की डेथ कब होती है? तो वो डेथ आपने याद रखनी है 1 अगस्त 1920। तो जब उनकी डेथ हो जाती है उसके बाद एक तिलक फंड भी बनाया जाता है जिसके तहत जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत में मूवमेंट को जो है वो उसमें पैसा कलेक्ट होगा और वहाँ पर जो है उसमें लगेगा फॉर द प्रोटेस्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें तुमने याद रखनी। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर अब सितंबर 1920 में एक स्पेशल कांग्रेस का सेशन बुलाया जाता है जो कहाँ पर होता है? कलकत्ता में, ठीक है। इस स्पेशल कांग्रेस के सेशन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कांग्रेस जो है अप्रूव कर देती है कि हम एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे। तो नॉन ऑपरेशन मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट होती है। एक स्पेशल सेशन कांग्रेस का बुलाया जाता है। कहाँ पर? 1920 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। इसको प्रिसाइड कौन करते हैं? लाला लाजपत राय। कौन प्रिसाइड करते हैं? लाला लाजपत राय, ठीक है। लाजपत राय इसको क्या करते हैं? प्रिसाइड करते हैं। दिस इज क्लियर। यहाँ पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो। मैंने क्या क्या तुम्हें बताया, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें यार, ये इंपॉर्टेंट इशू है। हमने बोला कि सबसे पहले रोलाट एक्ट जब आता है 1919 में, कब आता है? 18 मार्च को वो रोलाट एक्ट पास हो जाता है। उसके तहत रोलाट सत्याग्रह जो है अनाउंस करते हैं महात्मा गांधी। 9 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू का अरेस्ट होता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। फिर हंटर कमीशन इसके तहत बनाई जाती है। फिर मार्च 1919 में एक ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनती है जो खलीफा के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में बात करते हैं, ठीक है। इसके तहत 17 अक्टूबर को खिलाफत डे बनाया जाता है। 27 नवंबर को ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस होती है न्यू दिल्ली में, जिसको गांधी जी जो है प्रिसाइड करते हैं। फिर इसके मीनवाइल 1 अगस्त 1920 में बाल गंगाधर तिलक जी की डेथ हो जाती है। और सितंबर 1920 में कलकत्ता जो सेशन होता है कांग्रेस का, स्पेशल सेशन बुलाकर इसमें बोला जाता है कि कांग्रेस अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अप्रूव करती है अगेंस्ट द
ब्रिटिशर, ठीक है। और इस सेशन को प्रिसाइड कौन करते हैं? लाला लाजपत राय, ठीक है। ये एक स्पेशल सेशन कांग्रेस से बुलाया गया था, बट मेन सेशन तो होता ही है ना। तो मेन सेशन कब हुआ? दिसंबर 1920 में। वो कहाँ पर हुआ? फिर वापस नागपुर में। वो कहाँ पर हुआ? नागपुर में। इसको किसने प्रिसाइड किया? सी राजगोपालाचार्य जो थे, उन्होंने इसको प्रिसाइड किया, ठीक है। और इसमें बेसिकली जो नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम था उसी को इंडोर्स किया जाता है वापस, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कोई तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 1920 की कहानी हमें सारी पता चल गई, बट 1921 में क्या होता है? 1921 में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक तो मोपला रिबेलियन, ठीक है। ये कई बार पेपर में पूछा गया था। मोपला या मालाबार में जो रिबेलियन होता है वो कब हुआ? 1921 में, ठीक है। ये भी याद कर लेना, ये मैं किसी और दिन पढ़ा दूंगा क्या है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये कब हुआ? 1921 में। अब 1921 में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं लिखने जा रहा हूँ। ये कई बार पेपर में आया है आपको कि जो वेल्स का राजा था, ठीक है, उसने विजिट कब किया था? इंडिया। तो इंडिया में जो विजिट हुआ था, विजिट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है। प्रिंस ऑफ वेल्स का इंडियन विजिट जो हुआ था वो नवंबर के महीने में हुआ था, नवंबर 1921 में। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो उसका प्रिंस ऑफ वेल्स का कब हुआ था? वो 1921 में। फिर यहाँ पे वाइसरॉय चेंज हो जाता है। कौन आ जाता है? रीडिंग बन जाता है 1921 में एज द वाइसरॉय, एज द न्यू वाइसरॉय ऑफ इंडिया। कौन बन जाता है? रीडिंग आ जाता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब गांधी जी के टाइम पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अच्छी खासी चल रही थी, बट 1922 में क्या होता है? 1922 में आपको सबको पता है 5 फेब 1922 में, फेब के महीने में एक इंसिडेंट होता है, दैट इज नोन एज चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है। चौरी चौरा इंसिडेंट में क्या होता है? 21 पुलिसमैन के साथ ही एक पूरा स्टेशन जो है उसको जला दिया जाता है। जब इसके बाद जब ये चीज़ होती है, इससे प्रभावित होकर 11 फेब 1922 में गांधी जी क्या कर लेते हैं? गांधी जी विड्रॉ कर लेते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। फिर गांधी जी को मार्च के महीने में अरेस्ट कर लिया जाता है। मार्च 1922 में गांधी जी का अरेस्ट होता है और गांधी जी को 6 साल की जेल हो जाती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके बाद जो है गांधी जी को जेल हो जाती है। और इसके बाद जो है गांधी जी को जेल होने के बाद अब कांग्रेस में दो चीज़ें बन जाती हैं। कुछ बोलते हैं, ध्यान से सुनना, कुछ बोलते हैं कि हमें कांग्रेस हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर रह के ही चेंजेस लाने चाहिए अपने लोगों के लिए, और कुछ कहते हैं नहीं, हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जो है खुद सरकार में नहीं जाना चाहिए। तो जो चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही रहकर हमें चेंजेस लाने हैं, वो एक पार्टी बनाते हैं, दैट इज नोन एज स्वराज पार्टी। तो फिर स्वराज पार्टी कब बनती है? 1 जनवरी 1923 में हमारी क्या बनती है? एक स्वराज पार्टी बनती है। कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी। इसके बारे में सुना होगा, जिसको CR दास, चित्तरंजन दास जी जो है प्रिसाइड करते हैं और मोतीलाल नेहरू इसके सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है। और ये बोलती है कि एंट्री होनी चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और इसी तरह कुछ होते हैं जो चाहते हैं नहीं होनी चाहिए, उनको क्या बोलते हैं? नो चेंजेस। तो ये आपने डेट याद रखनी है, स्वराज पार्टी कब बनी थी? 1 जनवरी 1923 में। देखो यार, कुछ चीज़ें यहाँ पर तुम्हारे दिमाग में बैठ रही होंगी, क्या आपको टाइमलाइन समझ आ रही होगी? क्या टाइमलाइन है? टाइमलाइन हमारे पास ये है कि जब क्या हुआ, हमारा ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनी, उसके बाद खिलाफत डे बनाया गया, फिर खिलाफत कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई, फिर तिलक जी की डेथ के बाद क्या हुआ कि कलकत्ता सेशन में सितंबर में जब लाला लाजपत राय प्रिसाइड करे थे, तो बोलते हैं कि हम एक इंडियन क्या करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट सेशन में उसको इंडोर्स किया जाता है। फिर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया आते हैं और रीडिंग बनता है वाइसरॉय। बट जब चौरी चौरा इंसिडेंट होता है 5 फेब 1922, तो उसके बाद गांधी जी 11 फेब 1922 में विड्रॉ कर देते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बट उनको अरेस्ट कर लिया जाता है फॉर 6 ईयर्स। और 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी बन जाती है। गांधी जी के जाने के बाद फिर डिवीजन हो जाती है, कुछ बोलते हैं कि इसके अंडर रहना चाहिए और कुछ बोलते हैं कि हमें नो चेंजर बन के ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं करना चाहिए। तो 1923 तक की कहानी ये बनती है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, जब भी कोई बड़ी मूवमेंट जो है वो रुकती है ना, जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल रुका, तो उसके बाद आपको पता है थोड़ी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, ठीक है। 1857 रिवॉल्ट के बाद भी हुई, पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद भी इसी तरह से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 1924 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। ये कब बनती है? अक्टूबर 1924 में। तो ये डेट याद कर लेना, ठीक है। कहाँ पर बनती है? कानपुर में। इसको बनाने वाले कौन थे? इसको बनाने वाले राम प्रसाद बिस्मिल जैसे, योगेश चंद्र चटर्जी, सचिन सांवयाल, ये सारे होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ककोरी रॉबरी करते हैं, ठीक है। ककोरी में क्या करते हैं? रॉबरी करते हैं, एक ब्रिटिश ट्रेन को ही लूट लेते हैं, ठीक है, अगस्त 1925 में। तो ये डेट याद कर लेना, ककोरी रॉबरी कब हुई थी? 1925 में। तो ये डेट आपने याद कर लेनी है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इसको कर लो, ठीक है। अब क्या होता है? लिटन बन जाता है वाइसरॉय, ठीक है। लिटन बन जाता है वाइसरॉय, कब बन जाता है? 1925 में, ठीक है। वाइसरॉय जो है वो कौन बन जाता है? लिटन जो है वो वाइसरॉय बन जाता है 2 1925 में, ठीक है। उसके बाद जो है 1926 और 27 में, देखो सबसे पहले 1927 में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। 1927 की एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो 1927 में क्या होता है
एक साइमन कमीशन बनाई जाती है। साइमन कमीशन कब बनाई जाती है? 8 नवंबर 1927 में, ठीक है। साइमन कमीशन क्या थी? जो 1919 में एक एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं। उसके तहत बोला जाता है कि 10 साल में जो हमने दायरकी इंट्रोड्यूस करी है वो चेक करेंगे दायरकी जो है वो इंप्लीमेंट हो भी रही है कि नहीं। बट 10 साल से पहले ही 1927 में ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर जो स्टैनले थे तब, वो क्या करते हैं, एक 7 मेंबर की एक कमीशन बनाते हैं, 7 मेंबर कमीशन बनाते हैं इसको चेक करने के लिए, ठीक है। मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स को चेक करने के लिए वो एक मोंटेगो कैम्सफॉर्म रिफॉर्म जो 1990 उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, 7 मेंबर जो है साइमन कमीशन बनाते हैं। बट इस 7 मेंबर जो साइमन कमीशन है वो साइमन उसका चेयरमैन बनाते हैं, इसलिए इसको साइमन कमीशन बोला जाता है। बट जैसे ही ये कमीशन बनती है इसको बिल्कुल जो है इंडियंस के द्वारा इसको अपोज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सातों के सातों जो हैं वो सातों कौन थे? वाइट ही थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स थे, कोई भी इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, ठीक है। तो इसमें जो 1927 में जो दिसंबर में कांग्रेस का सेशन होता है, उस सेशन में बोला जाता है, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, इसको बाइकआउट करेंगे। क्या करेंगे? इसको बाइकआउट करेंगे, इसको साइमन कमीशन को बाइकआउट करेंगे। फिर साइमन कमीशन बॉम्बे में लैंड कब करता है? तो बॉम्बे में ये लैंड करता है 1928 में, ठीक है, 1928 3 फेब में। इसलिए आप कंफ्यूज होते हो कि साइमन कमीशन जो है 1927 है या 28 है। 1927 में बेसिकली ये सेटअप किया गया था, 8 नवंबर 1927। भाई इंडिया में कब पहुंचा है? कि फेब 1928 में, ठीक है। इसमें इस साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट करते दौरान कई बार एग्जाम में पेपर में आता है कि किसकी डेथ होती है? लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय इसी का प्रोटेस्ट करते करते उनकी डेथ हो जाती है 1928 में ही। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे आपको याद रखना है, इसके बाद इस साइमन कमीशन के जाने के बाद ये बोला जाता है कि एक डिस्कशंस होंगी, मतलब एक ब्रिटेन में जाकर इंडियंस को भी बुलाया जाएगा और ब्रिटेन्स के बीच में डिस्कशन होगी ताकि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में लाई जाए, ठीक है। तो उसके लिए जो है बेसिकली डिफरेंट मीटिंग्स होगी वहाँ पर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो ये बेसिकली एक इरविन डिक्लेरेशन आती है। क्या आती है? इरविन डिक्लेरेशन, ठीक है। सबसे पहले आपने याद रखना है, इस इरविन डिक्लेरेशन को दीपावली डिक्लेरेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दीपावली डिक्लेरेशन। क्यों? क्योंकि ये दीपावली वाले दिन आई थी, ठीक है। कब आई थी इरविन डिक्लेरेशन? 31 अक्टूबर 19। इसमें बोला जाता है कि इंडियंस जो हैं उनको डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज होगी, मीटिंग्स होगी, मीटिंग्स में डिसाइड किया जाएगा, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस वगैरह। बट जब ये इरविन डिक्लेरेशन के लिए अनाउंस किया जाता है 31 अक्टूबर 1929 में, तो इसी साल जब कांग्रेस का सेशन होता है, ठीक है, लाहौर में। इस साल कांग्रेस का सेशन कहाँ पर होता है? लाहौर में। तो लाहौर में जो 1929 में जो कांग्रेस का सेशन होता है उसमें कांग्रेस, इसको प्रिसाइड कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसमें ये बोला जाता है कि हमें जो है बेसिकली ये इरविन डिक्लेरेशन पसंद नहीं है। इसमें ये बोला जाता है कि हम क्या करेंगे, इसमें 31 दिसंबर को क्या किया जाता है, हमारा जो ट्राई कलर फ्लैग है उसको होस्ट किया जाता है। तो ये डेट याद कर लेना, ट्राई कलर फ्लैग को होस्ट किया जाता है 31 दिसंबर को। कहाँ पर? रावी रिवर के किनारे। कहाँ पर? रावी रिवर पे किनारे, क्योंकि लाहौर पे हो रहा था। और दूसरा हम बोलते हैं कि हम हर साल 26 जनवरी 1930 के बाद हर साल जो है 26 जनवरी को हम क्या बनाएंगे? इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। तो फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे जो है 26 जनवरी 1930 को बनाया गया, ठीक है। तो ये सारा हमारा इरविन, देखो ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में आपको यहीं से क्वेश्चन आ जाए कि इरविन डिक्लेरेशन, लाहौर में जो हमारा कांग्रेस का सेशन हुआ, ठीक है, और होस्टिंग ऑफ ट्राई कलर फ्लैग और फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, इन चारों को क्रोनोलॉजिकल लगाओ। तो पहला सबसे पहले आपको याद रखना है, इरविन की डिक्लेरेशन हुई थी 31 अक्टूबर 1929, जिसमें उसने डोमिनियन स्टेटस की बात कही थी और ये बोला था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज वगैरह होंगी तो उसमें सारे बैठेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है लाहौर सेशन होता है कांग्रेस का, जिसको जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी फुल इंडिपेंडेंस की बात की जाती है, कंप्लीट स्वराज की। और 21 अक्टूबर 1929 में ट्राई कलर फ्लैग को होस्ट किया जाता है रावी रिवर के किनारे, और 26 जनवरी 1930 को इंडिया का पहला इंडिपेंडेंस डे जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। सो वी आर इन 1930 नाउ, तो हम 1930 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब इसके बाद क्या होता है? 1930 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता है, 1930 में होती है हमारी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में क्या हुआ था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में क्या होता है कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी दांडी मार्च स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दांडी मार्च के स्टार्ट के साथ ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू होती है। 12 मार्च को गांधी जी क्या करते हैं, घर से निकल जाते हैं और कहाँ पर जाना शुरू कर देते हैं? दांडी की तरफ। दांडी में बेसिकली वो पहुँचते हैं 6 अप्रैल में। वहाँ पर क्या करते हैं? साल्ट को कलेक्ट करते हैं, और साल्ट को कलेक्ट करने से साल जो लॉ है वो ब्रेक हो जाता है। इसी को बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। फिर इसके साथ बहुत सारे प्लेसेस से बहुत सारी पर्सनैलिटीज जो हैं वो निकलती हैं, ठीक है, और जाके क्या करती हैं,
इसी तरह से सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं, ठीक है, दिस इज क्लियर। अब इसके बाद क्या होता है, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलती रहती है और गांधी जी ये बोल देते हैं कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड नहीं करते हैं। तो जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब क्या है, एक राउंड टेबल पे बैठक होगी ब्रिटेन में सारे इंडियंस के साथ, किस तरह से गवर्नमेंट बनेगी, दिस तरह इस चीज़ में। तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती है वो होती है 1930 में, आपने याद रखना। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होती है, 1930 में। अगर मैं डेट बात करूँ तो 12 नवंबर को ये स्टार्ट होती है और जैन तक चलती है 1931 तक, 19 जैन 1931 तक पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। बट पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले नहीं जाते, तो कांग्रेस के बिना वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल फेल है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ही थी ना उस टाइम पे, जो फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट कर रही थी, ठीक है। फिर क्या होता है, इरविन जो है वो गांधी जी के को मिलते हैं ताकि जो है वो कांग्रेस की पार्टिसिपेशन बढ़ाएं। कहाँ पर बढ़ानी है पार्टिसिपेशन, कहाँ पर बढ़ानी है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो फिर उसके लिए बेसिकली एक गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। तो गांधी इरविन पैक्ट, पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट हुई, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस में उसने ज्वाइन नहीं किया, तो उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट की बात आती है। तो ये आपको टाइमलाइन पता होनी चाहिए। तो गांधी इरविन पैक्ट जो है वो कब साइन हुआ था, 23 सबसे पहले गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हमारा गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। महात्मा गांधी और इरविन जो है वे पैक्ट साइन करते हैं कि गांधी जी जो हैं वो इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोकेंगे थोड़ी देर के लिए, और जो भी रॉन्ग ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था वो उनको ठीक करेंगे। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट एक चीज़ पे मना कर देती है, जो हैंगिंग जो है, जो भगत सिंह, लाल, सुखदेव जी और उनकी राजगुरु जी की हैंगिंग है, वो रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट मना कर देती है कि हम इसमें नहीं मानेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती है 5 मार्च को, जो आपकी गांधी इरविन पैक्ट साइन हो जाता है, उसके बाद जो है 23 मार्च 1931 को हैंगिंग कर दी जाती है हमारे 3 इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स की, किसकी, भगत सिंह जी की, राजगुरु जी की और सुखदेव जी की हैंगिंग जो होती है वो कब होती है, 23 मार्च 1931, इसलिए 23 मार्च को हम शहीदी दिवस भी बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद होती है हमारी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसकी डेट क्या थी, सितंबर के महीने में होती है ये 1931 में, जिसमें कौन जाते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी बंदे जाते हैं, ठीक है। कहाँ पर जाते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बट जब ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है ना, इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़, इसके बाद जो रामसे मैकडॉनल्ड हैं, जो ब्रिटिश के तब प्राइम मिनिस्टर थे, रामसे मैकडॉनल्ड, ये अनाउंस करते हैं क्या, कौन सी डेट को अनाउंस करते हैं, ये अगस्त के महीने में, अगस्त 1932 में ये अनाउंस करते हैं क्या, कम्युनल अवार्ड। क्या अनाउंस करते हैं, कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड मतलब क्या है, मतलब ये डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए बोलते हैं हम क्या दे देंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे। बट गांधी जी आके यहाँ पर, तब गांधी जी जो है पूना जेल पे क्या होता है, अनशन पे बैठ जाते हैं कि हम क्या करेंगे, हम सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए नहीं होंगे। अगर डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट होना शुरू हो गया तो इंडिया में बहुत ज़्यादा डिविजन्स क्रिएट हो जाएंगे। तो फिर क्या करते हैं, पुणे में बेसिकली एक पैक्ट साइन होता है, किसके बीच में, डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में और महात्मा गांधी जी के बीच में, इन दोनों के बीच में एक पैक्ट साइन होता है। कब साइन होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 24 सितंबर 1932। इसमें यह बोला जाता है कि जॉइंट इलेक्टोरेट होगा, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, और डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सीट्स जो है बढ़ा दी जाएंगी, 71 से बढ़ाकर 147 कर दी जाएंगी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद जो है फिर हमारी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होती है, नवंबर 1932 में, ठीक है। अगर मैं मोर स्पेसिफिकली बात करूं तो नवंबर 17, मोर स्पेसिफिकली डेट्स यहाँ पर नहीं पूछेगा, तो नवंबर 17, 1932 में हमारी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है भाई। ये सबसे कंफ्यूजिंग और सबसे इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आता है ये सारा, ठीक है। यहाँ से आपको याद है, देखो यहाँ से कंफ्यूजन नहीं रखना। 31 अक्टूबर 1929 में दीपावली डिक्लेरेशन, मतलब वाइसरॉय इरविन जो है वो अनाउंस कर देता है, ठीक है। दीपावली वाले दिन क्या होता है कि हम डोमिनियन स्टेटस इंडिया को देंगे। उसके बाद लाहौर में जो कांग्रेस का सेशन होता है, जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइड करते हैं, वो 31 दिसंबर 1929 में ट्राई कलर को फ्लैग करते हैं। उसके बाद फ्लैग को होस्ट करते हैं। 26 जनवरी को पहला इंडिपेंडेंस डे हमारा बनाया जाता है। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होती है 12 मार्च को डांडी से, और 6 अप्रैल को वो डांडी पहुंच के सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं। उसके बाद हमारी पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में होती है। बट पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नहीं जाती है तो गांधी जी को मनाया जाता है। तो गांधी इरविन पैक्ट उसके बाद साइन हुआ, कब, मार्च 1931 में। बट गांधी इरविन पैक्ट में जो ब्रिटिशर्स हैं वो हैंगिंग नहीं रोकते हैं, इसीलिए इसके बाद हैंगिंग हुई किसकी, भगत सिंह जी की, राजगुरु और सुखदेव जी की, ठीक है। फिर हमारा क्या होता है, सितंबर के महीने में
हमारा राम से मैकडोनल्ड जो है फिर सितंबर के महीने में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को वो ज्वाइन करता है, बट सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद ये क्या करते हैं, राम से मैकडोनल्ड अनाउंस कर देता है कि कम्युनल अवार्ड जो है डिप्रेस क्लासेस के लिए भी होते हैं। तो गांधी जी अनशन पे बैठ जाते हैं कि अगर डिप्रेस क्लासेस के भी सेपरेट इलेक्टोरेट हो गए फिर तो बहुत डिवीजन हो जाएगी। तो फिर पुणे पैक्ट BR अम्बेडकर जी के बीच में और इनके बीच में साइन हो जाता है 24 सितंबर 1932, और उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। मतलब पहले फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ, फिर गांधी इरविन पैक्ट के बाद जो है हैंगिंग हुई बेसिकली, उसके बाद हैंगिंग के बाद जो है हमारी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, फिर सेकंड राउंड टेबल नहीं जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है। फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे क्या हुआ, कम्युनल अवार्ड आए, फिर उसके बाद जो है कम्युनल अवार्ड आने के बाद गांधी जो है पूना जेल में बैठ गए, फिर वहाँ पे पुणे पैक्ट साइन हुआ, फिर उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो मतलब यही क्रोनोलॉजी तो तुमने सीखनी है। पहले क्या हुआ देखो यार, ये सेशन देखने के बाद ना ऐसे बैठ के ना एक दो बार सेशन देखने का बैठ के सोचना कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। जब तक सोचोगे नहीं ना तब तक याद नहीं रहेगा तुम्हें, ठीक है। 1 घंटा हो गया हमें कॉन्टीन्यूसली पढ़ते हुए। आई होप चीज़ें तुम्हारे दिमाग में फिक्स हो रही हो। इस सेशन को 2 बार देख लेना यार। पानी पी लेता हूँ मैं। तुम तो पता नहीं एक सेशन को कितनी बार पॉज करके सुनते होगे। मुझे तो एक ही बार में रिकॉर्ड करना है और मैं एडिटिंग बिल्कुल नहीं करता हूँ। 1 शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। मानो 2 घंटे का तुम्हारे 2.5 घंटे का 3 घंटे का जितने भी सेशन मैंने आज तक पढ़ाए एक ही बार पढ़ाएं, क्योंकि अगर मैं एडिटिंग में भी जाऊंगा तो मैं 3 घंटे 2 घंटे उसमें चल जाने, तो इतना टाइम है नहीं। तो बस क्लास पढ़ानी है, क्लास पढ़ा के सीधा अपलोड कर देना। जैसा बीच में जो बोला जो आवाज़ आई वो सब तुम मैनेज करोगे, मेरा काम है तुम पढ़ाना। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ तक कि 1932 की तुम्हारी कहानी तुम्हें पूरी समझ आ गई। कम्युनल अवार्ड आ गए, फिर पूना पैक्ट हमारा साइन हो गया, फिर उसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो थोड़ी बहुत हम देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जैसे 1934 में 1-2 साल भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि गांधी जी देख लेते हैं कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अब उतनी नहीं चल रही है, तो इसको कॉल्ड ऑफ कर देते हैं। कब? 1930 में जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, 1934 में उसको बंद कर देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आपको पता है जैसे 1935 में आपने सुना होगा कि RBI फाउंड होता है, ठीक है, RBI फाउंड होता है। फिर उसके बाद जो है आपने ये भी सुना होगा 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। 1935 का जो ब्लू प्रिंट बनता है इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उसका ब्लूप्रिंट यही बनता है, ठीक है। यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी कुछ इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे हुआ नहीं, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट जाती है 1939। देखो 1938 और 39, 1938 में क्या हुआ था, कांग्रेस का सेशन हुआ था हरिपुरा में। इस सेशन को प्रिसाइड किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। बट 1939 वाला जो त्रिपुरी सेशन हुआ था ना, इसको भी सुभाष चंद्र बोस जी ने ही जीता था, बट इन्होंने मना कर दिया था कि मैं इसको प्रिसाइड नहीं करूँगा, ठीक है। तो इसको इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, ये आपने याद रखना है। अब जो ये आपके 7 साल है ना, 1940 से लेकर 47 तक, दीज ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, मुझे खुद होती थी। जैसे मान लो कैबिनेट मिशन कब आया, वेवल प्लान कब आया, क्रिप्स मिशन कब आया, क्विट इंडिया मूवमेंट की डेट क्या है, माउंट बेटन प्लान कब आया, ये सारों में कन्फ्यूजन होती है भाई। तो इस कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे। सबसे पहले हम 1940 में देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या हुआ 1940 के मार्च में, 1940 मार्च महीने में लाहौर में बेसिकली एक रेजोल्यूशन पास होता है, पाकिस्तान रेजोल्यूशन। उसमें ये बोला जाता है कि हमें अब पाकिस्तान एक सेपरेट वो डिक्लेयर कर देते हैं, हमें ये सेपरेट जो है एक कंट्री चाहिए, डेट इज़ पाकिस्तान। तो ये कब हुआ था? मार्च 1940 में, ये आपने याद रखना है, ठीक है। फिर 1940 में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगस्त ऑफर, ठीक है, अगस्त ऑफर। 1 अगस्त ऑफर पहले हमने देखा था 1917 वाला, अब 1 अगस्त ऑफर जो है 1940 में। इस टाइम पे वाइसरॉय जो थे वो लिनलिथ गो थे, तो इसलिए इसको लिनलिथ गो ऑफर भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें ये बोलते हैं बेसिकली ये चाहते हैं कि इंडियंस जो है वो वॉर में पार्टिसिपेट करें। सेकंड वर्ल्ड वॉर चली थी 1939 के बाद, तो ये बोलते हैं कि डोमिनेंस स्टेटस हम इंडियंस को दे देंगे और वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपैंड करें। बट इंडियंस बोलते हैं हमें अब भूल जाओ, अब हमें वो थोड़ी चाहिए, हमें कोई अभी फुल हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। अब कौन सा डोमिनेंस स्टेटस हुआ, तो वहाँ पर ये बात होना शुरू होगी। तो इसके बाद जो है होता है कि 1940s में ही हमारा इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट होता है। मतलब हर बंदा, जिसको दिल्ली चलो मूवमेंट भी कहते हैं, कि दिल्ली में चलो, इंडिविजुअली घर से बाहर निकलो। ये कब स्टार्ट होती है? 17 अक्टूबर 1940 में, ठीक है। इसको महात्मा गांधी स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला सत्याग्रही जो पहला इंडिविजुअल मूव करे दैट इज आचार्य विनोबा भावे। सेकंड जवाहरलाल नेहरू चलते हैं। थर्ड जो है ब्रह्मदत्त चलते हैं। तो ऐसे सारे इंडिविजुअल जो है खुद इंडिविजुअली चलना शुरू हो जाते हैं और सारे एक एक करके अरेस्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है? फिर इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली वो घूमने शुरू हो जाते हैं।
ठीक है, क्योंकि इंडियन आर्मी की फॉर्मेशन उन्हें करनी थी, इंडियन आर्मी वालों को मिलके आगे जो है इंडियंस में जो है आर्मी के साथ मिलके आना था। तो इसके लिए क्या कहते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो घूमने शुरू हो जाते हैं, जैसे 1941 में वो जर्मनी चल जाते हैं, ठीक है, ये सब चलता रहता है, ठीक है। अब फिर आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम जो है डेट इज 1942, ठीक है। 1942 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है डेट इज, सबसे पहले होता है क्रिप्स मिशन, ये याद रखना। देखो सबसे पहले ये अब ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अगस्त ऑफर कब आया, 1940 में लिनलिथ गोनेल आया। उसने क्या बोला कि डोमिनियन स्टेटस हम देते हैं आपको, आप क्या करो, वॉर में पार्टिसिपेट करो, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को भी एक्सपैंड करेंगे, बट इसको हम नहीं मानते। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह उसके बाद स्टार्ट होता है। उसके बाद क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन कब आता है, 1942 में। क्रिप्स मिशन में था क्या, कुछ नहीं था। स्टेफर्ड क्रिप्स जो है वो एक मिशन लेके आए, इंडिया का सपोर्ट मिले वॉर के लिए, ठीक है। ये मार्च 22 से लेकर अप्रैल 12 के बीच में इंडिया में था, तो मार्च का महीना आपने याद रखना है, ठीक है। तो हमने क्रिप्स मिशन को नहीं माना, तो क्रिप्स मिशन को नहीं माना तो गांधी जी अनाउंस कर देते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो एक क्विट इंडिया रेजोल्यूशन आता है, ठीक है, कि भारत छोड़ो अब अंग्रेजों को बोलते हैं, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन आता है। तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन कहाँ, इसकी डेट आपने याद रखनी है, 8 अगस्त, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट, 8 अगस्त 1942 में इसकी एक बेसिकली कांग्रेस की मीटिंग होती है ग्वालियर टैंक बॉम्बे में, वहाँ पर इसको रेटिफाई किया जाता है, ठीक है। तो ये क्विट इंडिया डेट आपने याद रखनी है। उसमें क्या होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद इंडियन लीडर्स इवन गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर डिफरेंट प्लेसेज में पैरेलल गवर्नमेंट बन जाती हैं, ठीक है, जैसे यूपी में चिट्टू पांडे हमने देखी थी ना, बहुत सारी मैंने आपको याद भी करवाई हैं, ठीक है। देखो यार 3 चीज़ें आपने करनी है, एक तो मैराथन सेशन फ्रीडम स्ट्रगल का देखना है, दूसरा ये टाइमलाइन देखना है, और तीसरा मैंने PYQ फ्रीडम स्ट्रगल के आज से हफ्ता पहले ही 4-5 हज़ार बच्चों ने देखे हैं वो अभी तक, तो वो मैंने डाला था, 5-1 हज़ार बच्चे अभी तक देख चुके हो, तुम भी जाके उसको साथ साथ कवर कर लो, ठीक है। तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है 8 अगस्त 1942 को ये आ जाता है उसके बाद, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, देखो उसके बाद क्या होता है, जो हमारी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने याद रखनी है कि इंडियन नेशनल आर्मी की फॉर्मेशन होती है। इंडियन नेशनल आर्मी 1942 में ही बनती है। इंडियन नेशनल आर्मी जो है 1942 में, इसको कौन बनाते हैं, मोहन सिंह। जो भी वॉर प्रिजनर होते हैं ना उनको कलेक्ट करके मोहन सिंह जो है वो क्या करते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी को बनाते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। इस इंडियन नेशनल आर्मी जो 1942 में बनती है, 23 आपने एक डेट याद रखनी है जब ये बन जाती है, इसको जुलाई के महीने 1943 में क्या करते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसका टेक ओवर कर लेते हैं, ठीक है। नेताजी जो है इसको टेक ओवर कर लेते हैं, किसको, इंडियन नेशनल आर्मी को। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, ठीक है। फिर 1943 में क्या होता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक डेट आपने याद रखना है। एक तो जैसे आपने पहले 23 मार्च याद रखे, यहाँ पर भी आपने 23 मार्च 1943 अपनी डेट याद रखनी है। इस दिन पाकिस्तान डे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। एक तरफ से हम अपनी आज़ादी की लड़ाई चल रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी बोला जा रहा है कि पाकिस्तान को सेपरेट किया जाए, ये भी डिमांड उठने लगी थी। तो उसके तहत पाकिस्तान डे बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 23 मार्च 1943 को। ये डेट आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद इस टाइम पे मीनवाइल क्या होता है, वेवल बन जाते हैं, वाइसरॉय, नए वाइसरॉय आ जाते हैं, ठीक है। वाइसरॉय भी यहाँ पर क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। बाकी फिर जो नेताजी वाला चीज़ होती है, नेताजी जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया सिंगापुर में बनाते हैं। फिर नेताजी जो है इंडिया की गवर्नमेंट बनाते हैं पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। नेताजी ट्राई कलर फ्लैग भी फहराते हैं पोर्ट ब्लेयर। ये सारा 1943 में आपका हो रहा है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारे पास, उसके बाद हमारा मेन आता है जो हमारा वेवल प्लान आता है, ठीक है। और सबसे पहले देखो ध्यान से सुनो, अब कई बार यहाँ पर हिंदुस्तान में बातें चल रही हैं कि किस तरह से पाकिस्तान अलग और इंडिया अलग होगा। ये बातें भी अब स्टार्ट होंगी, पाकिस्तान डे ऑब्जर्व होना शुरू हो गया तो डिमांड्स उठने शुरू हो गई पाकिस्तान। तो इसमें देयर आर डिफरेंट फार्मूलाज जो आने शुरू हो गए। जैसे 1944 में एक आया CR फार्मूला जिसे कहते हैं, ठीक है, CR फार्मूला में ये बात थी कि कैसे इंडिया और पाकिस्तान में कैसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो इसकी कमेटी बनेगी जो इंडिया का संविधान बनाएगी, उसमें इंडियंस और मुस्लिम्स की पार्टिसिपेशन कितनी होगी, ये सब चीज़ों में बात होना शुरू होगी, ठीक है। इसके बाद जैसे 1945 में यहीं पर एक देसाई लियाकत पैक्ट आया, ठीक है, देसाई लियाकत पैक्ट। तो इनकी थोड़ी डेट आपको पता होनी चाहिए कि पहले कौन सा है। तो पहले CR फार्मूला आया, उसके बाद देसाई लियाकत पैक्ट आया। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वी हैव वेवल प्लान, ठीक है, वेवल प्लान। तो वेवल प्लान की डेट क्या थी, वेवल प्लान जो है हमारा आया था 1945 में। दिस इज इंपॉर्टेंट। वेवल प्लान को शिमला कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जून से चला था, 24 जून से लेकर जुलाई के महीने तक चला 1945। इसमें क्या था बेसिकली, इसमें बोला गया कि इंडिया की जो सेल्फ गवर्नमेंट, इंडिया को एक सेल्फ गवर्नमेंट डिक्लेयर किया जाएगा और जो है इसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा 22। ये बात हुई वेवल प्लान में। तो वेवल प्लान कब आया था, 1945 में। ये कन्फ्यूज़न होती है, क्रिप्स मिशन पहले आया, वेवल प्लान पहले आया, कैबिनेट मिशन पहले आया, तो इसमें कन्फ्यूज़न आपको नहीं रखनी है, ठीक है। फिर चलते हैं हम 1946 में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 1946 में हमारे पास क्या होता है, देखो
1946 में बहुत जैसे रॉयल एयरफोर्स की म्यूटनी हो जाती है, नेवी की म्यूटनी हो जाती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कैबिनेट मिशन होता है, ठीक है। कैबिनेट मिशन जो है अनाउंस होता है, ठीक है। कैबिनेट मिशन देखो उस टाइम पे ब्रिटिश में गवर्नमेंट चेंज होते थे, क्लीमेंट एटली की गवर्नमेंट आती है, वो फेब के महीने में फेब 1946 में क्या करती है, जो पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, 3 बंदों को लेकर एक मिशन बनाया जाता है, कैबिनेट मिशन जिसको बोला जाता है। ये मिशन का काम ये था कि देखना कि किस तरह से पीसफुली ट्रांसफर ब्रिटिश गवर्नमेंट से पावर इंडिया को होगी, ठीक है। इसकी बातें होती हैं कैबिनेट मिशन में, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अभी कैबिनेट मिशन की बात हो रही थी कि 16 अगस्त 1946 की बात है कि जो हमारी मुस्लिम लीग है वो अनाउंस, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के मेन फेस, वो अनाउंस कर देते हैं डायरेक्ट एक्शन डे, ठीक है। अब डायरेक्ट एक्शन की बात आ गई, मतलब ये बोल रहे हैं कि हमें पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए, तो डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो कब, 16 अगस्त 1946 को बनाया गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो क्लीमेंट एटले जो है, देखो ध्यान से सुनना, क्लीमेंट एटले जो हैं उनकी एक स्टेटमेंट आती है जिसको एटले स्टेटमेंट भी कहते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्टेटमेंट कब आती है, 20 फेब 1947। इस स्टेटमेंट में क्या बोला जाता है कि अब ब्रिटेन जो है वो इंडिया को लीव करेगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को लीव करेगा, और एक डेडलाइन ये दे देते हैं। डेडलाइन इनकी क्या थी ये भी याद कर लेना, डेडलाइन इनकी थी 30 जून 1948। एक बार ये सारा रिवाइज करवा लूँगा, पहले तुम थोड़ा सा देख लो, ठीक है। जब ये डेट अनाउंस कर देते हैं जाने की, तो उसके बाद आ जाते हैं वाइस रॉय कौन होते हैं, माउंट बेटन। तो वाइस रॉय उस टाइम पे कौन होते हैं, लॉर्ड माउंट बेटन। ये एक प्लान देते हैं कि किस तरह से इंडिया और पाकिस्तान में पार्टीशन होगा, किस तरह से पावर ट्रांसफ़र होगी। 3 जून 1947 में ये माउंट बेटन प्लान देते हैं, ठीक है। इस प्लान को ब्रिटिश पार्लियामेंट का पास करती है, यहीं से क्वेश्चन आया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट इस प्लान को पास करती है 5 जुलाई। कब पास करती है, 5 जुलाई 1947 में इस प्लान को पास करती है। इसको रॉयल असेंट जो है, रॉयल असेंट जो है वो कब मिलता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, 18 जुलाई। मतलब यही टाइमलाइन सारी लगानी थी 1947 में। और इसको, ये जो माउंट बेटन प्लान था, ये इम्प्लीमेंट कब हुआ, ये इम्प्लीमेंट हुआ 15 अगस्त 1947 को विद द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये 15 अगस्त 1947 को ये माउंट बेटन प्लान जो है ये बेसिकली इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, और इसको रॉयल असेंट जो है वो 18 जुलाई को मिला था। 5 जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बेसिकली पास हुआ था, और इसको रखा, माउंट बेटन प्लान कब आया था, 3 जून 1947 में, ठीक है। तो इसके साथ ये आपकी पूरी हिस्ट्री है फ्रीडम स्ट्रगल। देखो एक बार ये लास्ट में 1940, बाकी पूरा रिवाइज नहीं करवाऊंगा, अगर बोलते हो तो कर लेते हैं यार रिवाइज, क्या ही होगा। मेरी एनर्जी जानी है, तुम्हारा क्या जाना है, 5 मिनट लगेंगे, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवाइज करेंगे। देखो रिवीजन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन फर्स्ट स्टडी। 1857 में डलहौजी जो था तब गवर्नर जनरल था, ठीक है। उसमें बहुत सारे एक्ट लाए, जैसे रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, दिस दैट, ये वो सारा है। कैनिंग बना, कैनिंग के टाइम में जो राइफल जो थी उसकी कवरिंग मैंने आपको बता दी कैसे बनी हुई। फिर सिपाही म्यूटनी स्टार्ट हुई, फिर मंगल पांडे वाला केस हुआ, फिर 10 मई 1857 को सही रिवॉल्ट जो है हम बोल सकते हैं वो शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया 1858 का, इलाहाबाद में दरबार लगा 1 नवंबर 1858 में, ठीक है। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को विड्रॉ कर दिया गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ हुई 1876 में जब लिटन वाइसरॉय बना। इसके तहत 1877 में दिल्ली दरबार में क्वीन विक्टोरिया इंप्रेस ऑफ इंडिया ये प्रोक्लेम्ड हुआ। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर रिपन जब वाइसरॉय बना उसने इसको रिपील कर दिया 1882 में। 1883 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आई इंडिया में, इल्बर्ट बिल आया। 1884 में डफरिन बना, तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, एओ ह्यूम की रिटायर्ड ब्रिटिश जो सर्वेंट था उसके तहत। 1890 में कदम्बनी गोंगली, इंपॉर्टेंट डेट आपने याद रखना, एड्रेस किया था। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है 1899 में जब कर्जन आया। 1900 में जो बेसिकली पार्टिसिपेशन हुई इंडिया की समर ओलंपिक्स में। 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ये वगैरह है। दिसंबर 1903 में पब्लिक में बात आ गई थी कि पार्टीशन होने में बंगाल पर, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 19 जुलाई 1905 में। बॉयकॉट रेजोल्यूशन हुआ 7 अगस्त 1905 में। 16 अक्टूबर जो है पार्टीशन डे थी, और 18 नवंबर को फिर आ गया मिंटो साहब। फिर 1906 में जो है मुस्लिम लीडर्स मिले शिमला डेपुटेशन के तहत मिंटो को। उन्होंने बोला कि डिमांड रखी कि मतलब मुस्लिम लीग से सेपरेट इलेक्टोरेट होनी चाहिए। फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी बन गई 30 दिसंबर 1906। टाइमलाइन देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ें। फिर 1907 में जो है सूरत स्प्लिट हुआ, ठीक है। 1908 में मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी हुई। 1909 में मॉडल मिंटो रिफॉर्म आए। 1910 में हार्डिंगे जब बने। 1911 इज इंपॉर्टेंट, दिल्ली दरबार लगा जिसमें किंग जॉर्ज वी की कॉरोनेशन को सेलिब्रेट किया। कलकत्ता से कैपिटल दिल्ली शिफ्ट हुई और बंगाल की पार्टीशन को नलीफाई किया गया। ये सब 1911 में हुए हैं, ठीक है। 1912 में दिल्ली कॉन्स्पिरेसी हुई। 1913 में गदर पार्टी बनी। 14 में गदर पार्टी 13 में बनी। 14 में कोमागाटा मारो इंसिडेंट हुआ। 15 में गांधी जी रिटर्न हुए। और बेसिकली आपने याद रखना है बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग
अप्रैल में बनाई है और उसके बाद एनी बेसंत ने सितंबर में बनाई है, ठीक है। फिर लखनऊ पैक्ट साइन हुआ जिसमें मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस इकट्ठे आए, ठीक है। फिर चंपारण अहमदाबाद, पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मिस्टेक, फिर खेड़ा सत्याग्रह। फिर 1917 में अगस्त डिक्लेरेशन मॉन्टेगू ने लाई। 1919 में जो है बेसिकली रॉयल आर्ट एक्ट जो है वो आया और उसके तहत रॉयल आर्ट सत्याग्रह हुआ। 9 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट किया और 13 अप्रैल में जलियांवाला बाग में मैसेकर हुआ। फिर हंटर कमीशन बनी, फिर ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनी, फिर खिलाफत वाला इशू आ गया, ठीक है। फिर खिलाफत डे बनाया गया, फिर तिलक फंड बनाया गया। फिर उसके बाद कलकत्ता सेशन में जो है स्पेशल सेशन बुला के इसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू किया गया। फिर इंपॉर्टेंट है कि 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने इंडिया को विजिट किया था। फिर चोरी चोरा इंसिडेंट 5 फेब को हुआ। 11 को गांधी जी ने विड्रॉ कर दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और मार्च के महीने में इनको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट जो है 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनी। फिर जो है 1927 में सबसे इंपॉर्टेंट साइमन कमीशन आया भारत में, ठीक है। साइमन कमीशन 1927 में अनाउंस किया गया और 28 में भारत में पहुंचा। लाल लाजपत राय की इसमें प्रोटेस्ट के दौरान डेथ होगी। फिर इरविन डिक्लेरेशन को दीपावली डिक्लेरेशन बोलते हैं, जिसमें इसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह डोमिनेंस स्टेटस की बात की गई। फिर लाहौर में जो जवाहरलाल नेहरू जी ने इस सेशन में बोला पूर्ण स्वराज की बात की। 31 दिसंबर को हमने ट्राई कलर फ्लैग होस्ट किया, कहाँ पर, रावी रिवर के किनारे। 26 जनवरी 1930 को हमने इंडिपेंडेंस डे बनाया। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई दांडी मार्च के साथ, वो हमने साथ देखा। फिर ये इंपॉर्टेंट है, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें गांधी जी नहीं गए तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ। उसके बाद जो है हैंगिंग हुई। उसके बाद जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। फिर कम्युनल अवार्ड आ गए। फिर पुणे पैक्ट हुआ, कम्युनल अवार्ड पहले आए, फिर पुणे पैक्ट साइन हुआ। फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। फिर इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से है 1940 से लेके 47 तक का टाइम। पहले लाहौर में जो मुस्लिम लीग का सेशन था उसमें मार्च में अनाउंस करते हैं पाकिस्तान का रेजोल्यूशन। अगस्त ऑफर 1940 लिलित गो देते हैं, इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट होता है। फिर क्रिप्स मिशन पहले आता है, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट है, ये याद करना, ठीक है। फिर इंडियन नेशनल आर्मी जो है बेसिकली वो बनती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसको टेक ओवर करते हैं। फिर पाकिस्तान डे ऑब्जर्व होता है। फिर सीआर फॉर्मूला रिसाई लियाकत पैक्ट आता है। फिर वेवल प्लान। देखो सबसे इंपॉर्टेंट 4 चीज़ें आपने याद रखनी है। सबसे पहले अगस्त ऑफर आया था 1940 वाला, क्रिप्स मिशन आया था 1942 वाला, फिर उसके बाद वेवल प्लान आया था 1945 वाला, फिर कैबिनेट मिशन आया था 1946 वाला, ठीक है, 46 का। फिर माउंट बेटन प्लान। यहाँ से आपने 3-4 चीज़ें याद रखनी, जैसे ये याद रखनी है, एटले ने डिक्लेयर कब किया था 20 फेब 1947 को, डेडलाइन थी 30 जून 1948। माउंट बेटन प्लान जो है उसने अनाउंस किया था 3 जून 1947। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसमें पास किया 5 जुलाई 1947। रॉयल असेंट मिला 18 जुलाई को और इंप्लीमेंट हुआ 15 अगस्त 1947 विद द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। फ्रीडम स्ट्रगल आपको पूरा समझ आएगा। अगर पढ़ाना पसंद आता है तो एटलीस्ट यू कैन सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, कुछ नहीं जाएगा आपका, और शेयर भी कर सकते हो, रिकमेंड भी कर सकते हो किसी को कि यहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है, इसमें कुछ नहीं जाएगा, इतनी मेहनत लगती है। तो बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ जितने भी, चाहे वो JKPSI, कांस्टेबल, FA या कोई भी और JKSB एग्ज़ाम्स के, अगर 3 एग्ज़ाम्स के इस टाइम आपने गूगल में जाना है, गूगल में सिंपली लिखना है awakeningclasses.in, कहाँ पे लिखना है, गूगल में। तो वहाँ पर आपको इन तीनों एग्जाम्स के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट आर अवेलेबल। तीनों टेस्ट में जाके आप इनरोल करो और मिनिमल चार्जेस पे टेस्ट को प्रैक्टिस करो, ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करो। कब क्लास होती है दिस दैट वहीं पर मैं शेयर करता हूँ। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, इंस्टाग्राम में डेली शाम को अवेकनिंग क्लासेस नाम से इंस्टाग्राम है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डेली शाम को वहाँ पर टेस्ट आते हैं, जाके टेस्ट में दो। PYQ सीरीज फुल मैराथन सेशन सारे यूट्यूब में अवेलेबल हैं। यूट्यूब में बहुत सारी क्लासेस है, आप जाके कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है उस टॉपिक का नाम आगे अवेकनिंग क्लासेस लिख के आप उसको पढ़ सकते हो। और जो भी एक्सपीरियंस है आपको इस सेशन का, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, इंटरेक्ट करेंगे हम उसके थ्रू। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।